क्या मुझे आपको ऐसा फ्रेमवर्क सजेस्ट करेंगे जिसमें इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइट रीजनरेशन, सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइट जनरेशन, साथ साथ ऐप राउटर, पाथ बेस्ड राउटिंग, एपीआई राउटर, और ये सब होने के बाद मैं एक एसईओ फ्रेंडली डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। जो वेबसाइट बनाते वक्त मेरे पास हैंडलिंग हो, फ्रंट एंड की भी, बैक एंड की भी हो, पूरा फुल स्टैक फ्रेमवर्क हो, और अपना मैं वेब पेज बनाते वक्त भी डिसाइड कर सकूं ये वेब पेज रेंडर सर्वर पर होगा या क्लाइंट पर होगा या सर्वर और क्लाइंट दोनों पर होगा। मैं अपनी मर्जी के कंपोनेंट में ये सारा स्ट्रक्चर डिप्लॉय करूंगा। तो क्या कोई एक सिंगल फ्रेमवर्क का मुझे नाम बताएंगे जिसके थ्रू सारी अचीवमेंट, सारी कैपेबिलिटीज मैं अचीव कर सकता हूँ, और उसकी एक वास्ट कम्युनिटी सपोर्ट हो, पूरी दुनिया उसको यूज कर रही हो, और उसका एक मार्केट में यूज केसेस हो, ब्रांड्स हो, उसकी एप्लीकेशन हो जो उस फ्रेमवर्क के ऊपर बनी हुई हो। बिल्कुल इस तरह का फ्रेमवर्क आपके पास होगा, उसका नाम है नेक्स्ट.जेएस। तो नेक्स्ट.जेएस में ये सारी चीजें हमें सिंगल फ्रेमवर्क में मिल जाती हैं, साथ साथ वास्ट कम्युनिटी सपोर्ट। तो अगर आप लोग नेक्स्ट.जेएस को सीखना चाहते हैं, मुझे काफी मेरे ऑफिस कोलिग्स ने ये रिक्वेस्ट करी है कि एटलीस्ट आप नेक्स्ट.जेएस का जो फाउंडेशन लेवल है उसकी एक रिकॉर्डिंग हमें बना कर दे दें, क्योंकि मार्केट में जो डेवलपर्स हैं, किसी का एक्सपीरियंस है, उसने एंगुलर पे काम करा है, व्यू पे काम करा है, डॉट नेट पे काम करा है, या कोई आप क्लोज सोर्स प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहां पर एक सवाल आता है क्या हम अपनी एप्लीकेशन को नेक्स्ट.जेएस को रिवैम्प कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स पूछती हैं, कंपनीज पूछती हैं, और ये सवाल बड़ा कॉमन है। तो एक आइडिया मेरा लास्ट मेरे कोलिग से डिस्कस हुआ कि क्यों ना जो चलते हुए ब्रांड्स हैं जो वर्डप्रेस के ऊपर चल रहे हैं, आपको पता है वर्डप्रेस की एक वास्ट मार्केट है, ऑलरेडी चल रहे हैं, जो शॉपिफाई के ऊपर रनिंग हुए हैं, शॉपिफाई पे आपको पता है एक बड़ी वास्ट मार्केट है, या साथ साथ वू कॉमर्स पर हैं, सेलफोर्स पर हैं, मजिंटो पर हैं, क्या इनको हम रिवैम्प करके नेक्स्ट जेस पर ला सकते हैं? तो रिवैम्प का जैसे वर्ड आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आप किसी ब्रांड को पूरा नया बनाएंगे, मतलब पुराना वाला आप डिकम्पोज करेंगे और पूरा नया बनाएंगे, पुराने वाले से जैसे एक्सपीरियंस और नॉलेज लेंगे। तो यहाँ पर ब्रांड हमेशा घबराते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात आ गई, जब भी कोई रीवैम्प की बात आती है, मतलब उसको रिसोर्सेज चाहिए, उसको पैसे चाहिए, तो पूरे ब्रांड का एक एक्सपीरियंस चेंज होगा, और उनका यूजर बिहेवियर का भी बड़ा मसला होता है कि जो करंट हमारा यूजर इंटरफेस, यूजर के पास है, यूजर का बिहेवियर है, यूजर का डेटा है, वो सारा एक्सपीरियंस हमारा दोबारा से बनाना, दोबारा से सारी मेहनत करनी है। तो यहाँ पर टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, और कुछ रिजल्ट का भी एक्सपेक्टेड नहीं होता कि कितना अच्छा बेटर रिजल्ट आएगा, फिर कंपनीज जो बनाने जा रही है वो कितनी कैपेबल है। तो ये सारे सवालों के जवाब ऐसे हो सकते हैं कि सपोज करें आपके पास नेक्स्ट.जेएस के ऊपर कैपेबिलिटी है कि आप सर्वर साइड और क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स की भी एक कैपेबिलिटी इतनी बेनिफिशियल है, साथ साथ एपीआई राउटर एंड ऐप राउटर्स आपके पास मौजूद है। सपोज करें कोई चलता हुआ मजिंटो का वेबसाइट है, चलती भी कोई शॉपिफाई की वेबसाइट है, कोई वर्डप्रेस की है, कोई वू कॉमर्स पर है, कोई सेल्फोर्स पर है, या कोई भी प्लेटफॉर्म चल रहा है, कोई मॉडल के ऊपर, या कोई कैनवास बना हुआ है, कैनवास के ऊपर एलएलएमएस बना हुआ है, कोई भी मार्केट में चलता हुआ प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लाइव है, आप एटलीस्ट उसको नेक्स्ट जेस पे ला सकते हैं, उसका फ्रंट एंड वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं हेडलेस। हेडलेस क्या होता है कि वर्डप्रेस जैसा है वैसा ही रहे, उसका जो डेटाबेस है वो वैसा ही रहेगा, डेटाबेस में सारा डेटा रहेगा, साथ साथ उसकी एपीआई भी वैसी रहेगी। बस आप वर्डप्रेस का फ्रंट एंड खत्म कर दें, वर्डप्रेस से आप उसकी एपीआई को एक्सपोज करें और अपना नेक्स्ट जेस का फ्रंट एंड बनाएं। सारी वर्डप्रेस की जो एपीआई है वो अपने पास आए, वहां से एक्सपोज करके यूज करें, कंज्यूम करें अपने नेक्स्ट.जेएस में, और एक फ्रंट एंड नया बना कर दे दें। इसमें आपका टाइम भी कम लगेगा और उनकी वेबसाइट की एफिशिएंसी भी काफी फास्ट हो जाएगी। फिर क्लाइंट के पास मौका होगा, जब आप उसका फ्रंट एंड रीवैम्प कर चुके होंगे, उसको लाइव कर चुके होंगे, डिप्लॉय कर चुके होंगे, तो वहां पर क्लाइंट हो सकता है आपको ये भी चांस काम दे दे कि आप हमारा जो बैक एंड है और जो पूरा डेटाबेस है उसको भी सो स्लो आप उसको मूव करें। फिर आपके पास आ जाता है सेकंड पार्ट माइक्रो सर्विसेज का, माइक्रो सर्विस का डेटाबेस का काम, इसको कैसे मूव करें, वहां पर आपको टाइम मिल जाएगा, टाइम मिलने के साथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ नेक्स्ट.जेएस को लेकर आप किसी भी ब्रांड को रीवैम्प कर सकते हैं, सिर्फ उसका फ्रंट एंड वाला पार्ट, और नेक्स्ट.जेएस में रीवैम्प होने से स्पीड पर इतना फर्क पड़ेगा, जो आप अनबिलीवेबल स्पीड पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस में सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट आपको दोनों मिलते हैं, और उसके साथ ऐप राउटर, एपीआई राउटर की फंक्शनलिटी भी मिल जाती है। तो सपोज करें कि आप किसी भी क्लाइंट को पिच कर सकते हैं बड़ा इजीली, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने की टाइमलाइन कवर के मैं आपके पूरे ब्रांड को नेक्स्ट.जेएस पे लेकर आ जाऊंगा, लेकिन फ्रंट एंड वाला पार्ट और आपका जो बिजनेस एक्सपीरियंस है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब हेडलेस वहां से एक्सपोज करेंगे, अगर कोई मजिंटो पर है, कोई वो कॉमर्स पर है, तो आपको अपनी एपीआई देगा, और उसका फ्रंट एंड वहां से खत्म हो गया, आपके नेक्स्ट.जेएस पे आ जाएगा, नेक्स्ट.जेएस पे आप उसको रीडिजाइन करके दोबारा से बिल्ड कर लेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जब मैं अपने कोलिग्स को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूँ, तो उनका पहला सवाल होता है हमारा ऑलरेडी अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट में, लेकिन नेक्स्ट.जेएस पे जाने के लिए फंडामेंटल्स हमें सीखने हैं। जाहिर है किसी का एक्सपीरियंस .NET का है तो वो ये सोचता है कि यार कल तो मैं लूंगा, डॉक्यूमेंटेशन है, चीजें हैं, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन
कोई टीचर मुझे एटलीस्ट इतने फंडामेंटल सिखा दे, बेसिक सिखा दे कि जो मेरी बुनियाद है वो स्ट्रांग हो जाए, बाकी तो मैं काम बड़ा अच्छा कर लूंगा। तो बुनियाद स्ट्रांग करने के लिए मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा। और वो इम्पोर्टेंट डेटा हमारे पास है ये रिएक्ट फाउंडेशन। तो रिएक्ट फाउंडेशन नेक्स्ट जेस ने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट जेस की रिएक्ट फाउंडेशन में टोटल आपके सामने है 10 चैप्टर्स हैं। और इन 10 चैप्टर्स के अंदर ये लेफ्ट साइड पर इसका मेन्यू है 10 चैप्टर का। अगर आपने ये 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए तो बहुत जबरदस्त आपने फाउंडेशन लेवल अचीव कर लिया है। मैं डायरेक्ट जाता हूँ चैप्टर नंबर 3 में। बाकी आप थ्योरी है, कोशिश करेंगे थ्योरी को खुद ही कवर कर लें। चैप्टर नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अपडेटिंग यूआई विद जावास्क्रिप्ट। तो सपोज करें बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हो सकता है सारा ये प्रोसेस। यहाँ पर मैं एक रिएक्ट फाउंडेशन के नाम से एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ। इस डायरेक्टरी को वीएस कोड में ओपन कर रहा हूँ। मेक श्योर आपके पास नोड इंस्टॉल होगा जैसे मेरे पास है, और मेक श्योर आपके पास वीएस कोड इंस्टॉल होगा ताकि सारा काम आप इजीली कर सकें। वीएस कोड के अलावा कोई और आईडी भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम बेटर है कि स्टैंडर्ड के ऊपर जाएंगे, index.html। इस index.html में अगर मैं आकर यहाँ पर सिंपल टैग बनाता हूँ HTML का, बॉडी का, डिफ का, और साथ में लिख देता हूँ मैं एक H1। अब मुझे ये बताएं कि HTML टैग मतलब मार्कअप लैंग्वेज को यूज करते हुए मैंने एक बॉडी बनाई है, बॉडी में एक डिव है, डिव के अंदर एक H1 है। और जब मैं जहाँ पर ये मैंने पेज बनाया इस पर मैं जाता हूँ तो ये इंडेक्स नजर आ रहा है। इसको मैं राइट क्लिक करके अपने गूगल क्रोम के ब्राउजर को ओपन वेट करके खोल लेता हूँ। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हेडिंग 1 नजर आ रही है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पर क्या लिखा, HTML। तो ब्राउजर पे क्या लोड हुआ? ब्राउजर पे HTML लोड होती है थ्रू द, आपके पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है डॉम जिसे हम बोलते हैं, उसके थ्रू होती है। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक हायरार्की स्ट्रक्चर में होता है। हायरार्की स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो हायरार्की बनी होती है कि सबसे टॉप पर HTML है, HTML की हायरार्की के अंदर बॉडी इसका चाइल्ड है, बॉडी के चाइल्ड में डेव उसका चाइल्ड है, डेव के चाइल्ड के बाद H1 उसका चाइल्ड है। तो ये हायरार्की आपकी बनी होती है डॉम की। तो इसका मतलब जब आप HTML पे कुछ लिखते हैं तो HTML से वो कन्वर्ट होती है डॉम में। और डॉम में कन्वर्ट क्यों होती है? क्योंकि जो आपका HTML है ये रेंडर होता है ब्राउजर पे। तो रेंडर होने का प्रोसेस हमें क्या समझ में आया कि जो HTML है ब्राउजर पे जब रेंडर हुई तो वो डॉम में कन्वर्ट हुई और डॉम नजर आ गया। तो ये मेरा ब्राउजर है आपके सामने नजर आ रहा है। और इस ब्राउजर पर राइट क्लिक करके मैं स्पैक एलिमेंट में जाता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, एलिमेंट्स दिखेंगे और यहाँ पे H1 दिखेगा। तो आप बोलेंगे डॉम में और HTML में फर्क क्या है? सेम डेटा तो है, बिल्कुल सेम डेटा आपके सामने। आप यहाँ पर कंसोल पे आए, कंसोल पे आके लिखें डॉक्यूमेंट। ये मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, ये देखें, ये आपके सामने ये डॉक्यूमेंट यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो कोई फर्क तो नहीं दिख रहा। तो सवाल ये आता है क्या इस डॉम को मैं अपडेट कर सकता हूँ थ्रू द जावास्क्रिप्ट? तो वो चीज़ अब हम देखेंगे जी, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इस डॉम को कैसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, एक स्क्रिप्टिंग बनाते हैं बॉडी में रहते हुए। स्क्रिप्टिंग का हम टाइप रखते हैं, और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज़ वेरिएबल बनाऊंगा। और वेरिएबल बनाते वक्त मैं टारगेट करूंगा इस डिफ को। तो ब्राउजर में रहते हुए इस डिफ को कैसे टारगेट करते हैं, नाम ऐप रख लेते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा था अभी ब्राउजर पे आपके सामने, ये देखें। तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर आप किसी भी एलिमेंट की आईडी बताएं, ये पूरी डॉम में मतलब आपके पूरे इस एलिमेंट्स में सर्च करेगा कि वो आईडी कहाँ है। तो आईडी तो हमारे पास नहीं बनी हुई, तो नहीं बनी हुई तो हम एक आईडी बनाते हैं सबसे पहले। ये डेव है, डेव के ऊपर मैंने एक आईडी बना ली ऐप के नाम से। और आईडी को सेव कर लिया, वापस आते हैं, रीलोड करते हैं। देखें मुझे पेज रीलोड करना पड़ा, पहला एक प्रॉब्लम देख लें। दूसरा डॉक आईडी में आके मैं यहाँ पे ऐप लिखता हूँ तो यहाँ पर देखें इसने मेरा डिफ टारगेट कर लिया आईडी वाला। तो इस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं। अब हम सपोज करेंगे जो H1 हमने यहाँ लिखा है ये हम डायरेक्ट नहीं लिखे बल्कि इस H1 को हम राइट करवाएं थ्रू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम के थ्रू। तो ये H1 को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, बिल्कुल ये ब्लैंक हो गया, देख लें। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखें डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर हमारे पास आ गया आईडी का रखनी है ऐप ऊपर जो हमने रखी है। ठीक है, यहाँ कंसोल करा लेते हैं देखने की नहीं। ठीक है, ऐप में आ गया, यहाँ पर तो सबको क्लियर है।
तो आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, H1 चली गया, लेकिन यहाँ पर div आ गया। अब हमारा टारगेट क्या है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक H1 का एलिमेंट बनाना है, उस H1 के एलिमेंट को यहाँ पर प्लेस करवाना है। तो बनाते हैं। पहले हमने कहा कि H1 लेट H1 डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, बेस्ट प्रैक्टिस होती है इसको कैपिटल से आप बनाएं। उसके बाद आता है H1 डॉट इनर HTML हेडिंग 1। फिर हम आता है ऐप डॉट अपेंड चाइल्ड H1। तो क्या ये वर्क करेगा? बिल्कुल इसने वर्क कर दिया। अब आप देखें, मेरा अगर HTML देखें तो HTML स्क्रिप्ट के ऊपर जो लिखी हुई है, सिर्फ मेरे पास एक डिव है, डिव में आईडी है, आईडी में ऐप लिखा हुआ और अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। जब ब्राउजर के थ्रू मैंने कहा डॉक्यूमेंट के अंदर एक आईडी ढूंढो ऐप के नाम से, उसको ऐप के वेरिएबल में रख दो। H1 फाइंड करो, एक सॉरी H1 का एलिमेंट क्रिएट करो, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट का नाम बता दिया H1, पहले कहा क्रिएट एलिमेंट H1 और H1 के वेरिएबल में रखवा दिया। फिर H1 के अंदर कंटेंट कुछ रखा, इनर HTML या इनर टेक्स्ट कर सकते हैं आप उसको, इनर टेक्स्ट कर देता। इनर टेक्स्ट इसका रखा कि हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 इसका कोई भी टेक्स्ट हम रख सकते थे। फिर मैंने कहा ऐप के अंदर एक चाइल्ड, मतलब चाइल्ड ऐप कौन है हमारे पास, ये वाला ऐप जो आईडी है, ठीक है। और चाइल्ड कौन है, चाइल्ड जो भी आप इसमें ऐड कर रहे हैं, तो H1 का चाइल्ड ऐड हो गया, मतलब उसमें एक एलिमेंट ऐड हो गया, और यहाँ पर कंसोल भी आ गया, कंसोल में भी देखें ये शो हो रहा है। इस तरीके से आपने क्या करा, आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमिनेट कर दिया। तो उसका मतलब जावास्क्रिप्ट जो आपने लिखी, इसके बाद इसका प्रोसेस चला, उस प्रोसेस ने रेंडर करा वेब पेज को, और ये तो आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट की हायरार्की के अंदर जाकर इसने एडिट कर दिया, इसका नोड ऐड कर दिया, और आपका ये डॉक्यूमेंट ऐड हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्परेटिव प्रोग्रामिंग। इम्परेटिव प्रोग्रामिंग मतलब मैंने इम्परेटिव तरीके से एक HTML का एलिमेंट ऐड करा, और उस HTML के एलिमेंट को ऐड करने के बाद उस HTML के एलिमेंट को सारा जो प्रोसेस करना था वो कर दिया। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं और यहाँ पर मैं स्पैक एलिमेंट करूं, इस पर राइट क्लिक करके कहीं पर भी, तो मुझे नजर आएगा यहाँ पर HTML में हेड, बॉडी, डिव और डिव में H1। तो ये आपका क्या है, ये डॉम है। और अगर मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं अपना एक्चुअल HTML देखूंगा, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो H1 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये मुझे फर्क समझ में आ गया HTML का और डॉम का, कि ये HTML है और वो डॉम है। तो मैंने डॉम में डायरेक्ट जब जावास्क्रिप्ट से कोई चीज ऐड करी है तो वो ऐड हो गई है। तो इसका मतलब कुछ और एडिशनल लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बन सकती है जो हमारे यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और उस लाइब्रेरी का नाम है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, रिएक्ट। तो रिएक्ट के थ्रू ये सारा काम कैसे होता है, अपनी इस पे जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, देखें यहाँ पर इन्होंने भी इसी तरीके से डिव बनाया, डिव बनाने के बाद आईडी बनाई, आईडी में ऐप रखा, उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट ली, जावास्क्रिप्ट पे वही एलिमेंट गेट करा, एलिमेंट गेट करने के बाद एलिमेंट्स वगैरह बनाने के सारे काम करे। साथ साथ ये प्रोसेस बता रहे हैं, देखिए देखें HTML वर्सेस डॉम का फर्क देख लें। क्या HTML में जो कोड आपने नहीं लिखा था यहाँ पर राइट साइड पे, और वो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा है आपने, तो वो डॉम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है HTML का टैग। तो ये फर्क है सबसे बड़ा HTML का और डॉम का। तो आप जब HTML लिखते हैं तो रेंडर होती है डॉम के अंदर। ये वाला कोड हमें समझ में आता है जी। दूसरे नंबर पे लिखा है इम्परेटिव वर्सेस डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। इम्परेटिव प्रोग्रामिंग जो हमने अभी करी है, इम्परेटिव प्रोग्रामिंग की सिंपल मिसाल ऐसे समझ लें, आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपने क्या करा, आपने ड्राइवर रखा, आप उस ड्राइवर को एक एक छोटा छोटा स्टेप बताएंगे, गाड़ी का स्टेयरिंग कैसे टर्न करना है, ब्रेक कैसे दबाना है, एक एक स्टेप, माइनर स्टेप। और अगर आप नहीं बताएंगे, जाहिर हो ड्राइवर फौरन से वो स्टेप आपने बताया नहीं तो गलती करके उसको आपकी गाड़ी ब्रेक हो सकती है। तो ये जो तरीका इम्परेटिव होता है कि आपने छोटी छोटी चीजें बतानी, और एक चीज भी आप मिस कर देते हो तो उसका एरर आ जाएगा। यहाँ पे देख लेना, अगर मैं ये वाली चीज मिस कर दूं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कंटेंट ही नहीं गया। और कोई भी एक छोटी सी मिस्टेक मेरा एरर लेकर आ सकती है। इसका मतलब मेरे यहाँ पे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक है कि यूजर इंटरफेस के एलिमेंट सोचना, बनाना, उसको टैग देना, दूसरा ख्याल रखना क्या वो प्रॉपर रेंडर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इम्परेटिव तरीका बड़ा खतरनाक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है डिक्लेरेटिव तरीका। डिक्लेरेटिव तरीका मतलब है मैंने ब्राउजर अपने पास ड्राइवर हायर कर लिया, और मैंने ड्राइवर को डायरेक्ट डेस्टिनेशन बता दी, भाई मुझे इस लोकेशन पे जाना है, बाकी ड्राइवर संभाल लेगा कहाँ से जाना है, क्या रोड यूज करना है, कैसे करना है, वो मुझे पहुंचा कर ही वहां पर छोड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्लेरेटिव स्टाइल कौन सा होता है, जिसको हम डायरेक्ट अपनी पूरा बात बताएं। सपोज करें मैंने कहा मुझे पिज्जा ऑर्डर करना है,
तो पिज्जा ला के दे दो, तो ये डिक्लेरेटिव तरीका हो गया। मैंने उसको ये नहीं बोला पिज्जा बनाने की नहीं क्या यूज करना है, कैसे करना है, कि छोटी छोटी स्टेप नहीं बताना, वो मुझे बना के ला दिया। एक इम्परेटिव तरीका पिज्जा बनाने का ये होगा कि मैं उसको पिज्जा बनाने का जब बोलूँ तो उसको एक ही चीज बताऊं कि ये मिलाओ, ये ऐड करो, ये हटाओ। फिर एक चीज भी अगर मेरे माइंड से मिस हो गई इसको बताना, तो उसका मतलब क्या है, तो पिज्जा ही खराब बन जाएगा मेरा। तो इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव दोनों तरीके हैं। तो रिएक्ट जो आपकी बात आती है वो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में आती है। इसका मतलब क्या है, रिएक्ट कहती है आप मुझे बताओ आपको यूआई क्या बनानी है, बाकी मैं डॉम वाला मतलब खुद संभाल लूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रिएक्ट ने इसके नहीं क्या प्रोसेस करा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे भी ये बात लिखी है कि रिएक्ट इज अ डिक्लेरेटिव यूआई लाइब्रेरी, जो सारी चीजें खुद संभाल लेती है, हमें करने की जरूरत नहीं है। रिएक्ट ने अपने पास एक मैकेनिज्म यूज करा है वर्चुअल डॉम का। वर्चुअल डॉम का मैकेनिज्म ये है क्या, आया कहाँ से, कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट हुआ। रिएक्ट ने ऐसे प्लान करा कि आपके पास एक डॉम है, और उस डॉम को अगर आप कंसिडर करें तो आप उस डॉम को क्या कंसिडर करते हैं। सपोज करें कि जावास्क्रिप्ट हमें समझ में आती है, हमने कहा एचटीएमएल हमें समझ में आती है, एचटीएमएल में जो एलिमेंट हम लिखते हैं डॉम में रेंडर होता है। जावास्क्रिप्ट में हम डायरेक्ट उस डॉम को टारगेट करके उसमें कोई एलिमेंट ऐड करवा सकते हैं। जब हमने स्पेक एलिमेंट करके देखा तो एचटीएमएल में टैग नहीं था, लेकिन डॉम में टैग नजर आ रहा था। इसका मतलब वो चीज कंपाइल होकर रन होकर रेंडर हुई है, रेंडर बोलते हैं इस प्रोसेस को हम। तो वो प्रोसेस रेंडर होकर नजर आ रहा है। तो ये तरीका था इम्परेटिव, जो जावास्क्रिप्ट से हमने अपडेट करा। दूसरा रिएक्ट कहती है मैं डिक्लेरेटिव लाइब्रेरी हूँ, और डिक्लेरेटिव कैसे हो सकती है, जब जावास्क्रिप्ट से अपडेट हो रहा है तो डिक्लेरेटिव कैसे हुई। तो इसका तरीकेकार क्या है इसको हम समझते हैं, रिएक्ट ने कैसे करा है। रिएक्ट ने कहा आपका मेन डोम है, जिसको हम रियल डोम बोल देते हैं, सही है, जो है ब्राउजर का जो अभी देखते हैं। रिएक्ट ने कहा इसी के साथ साथ इन पैरेलल मैं एक और डोम बनाती हूँ इसी की कॉपी करके, सही है, अपनी मेमोरी में। रिएक्ट अपनी मेमोरी में कॉपी करके वर्चुअल डोम बनाती है, मतलब डोम रियल वाला है, सही है, नजर आ रहा है ये रियल डोम। रियल डॉम की कॉपी करके अपने पास अपने लेवल पे एक वर्चुअल डॉम बनाती है अपनी मेमोरी में। और जैसी आप रिएक्ट को बोलते हैं, सपोज करें रिएक्ट को आप क्या बोलेंगे, ये बोल सकते हैं यार ये जो एलिमेंट के अंदर जीरो लिखा हुआ है उसको वन कर दो, या कोई बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे, या कोई भी ऑपरेशन कोई भी इंटरेक्शन आप अपने वेब पेज के साथ करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, जैसे कि फेसबुक पे आपने देखा होगा कमिट आपने करा, तो कमिट आपने करा नीचे ऐड हो गया, समझ लो यूआई के अंदर वो चीज रेंडर हुई है। सो सपोज करें फेसबुक का पेज सोचे अपने माइंड में, फेसबुक के सामने आपका पोस्ट आ रहा है, पोस्ट के नीचे कमिट आ रहा है, यूजर इंटरफेस है ऐसा ही है, कमिट का इनबॉक्स आ रहा है, कमिट के इनबॉक्स पर आपने कमिट टाइप करा, इंटर करा, नीचे आपका कमिट लिखा हुआ है। अगर मैं डोम वाले माइंडसेट से सोचूं तो वो जो कमिट का टेक्स्ट मेरा कमिट शो हो रहा है उसके पीछे कोई एलिमेंट क्रिएट हुआ है, और वो एलिमेंट किस में नजर आ रहा है, डोम के अंदर नजर आ रहा है। इसका मतलब डोम का रेंडर, रेंडर क्या होता है कि जब आपने कोई चीज लिखी तो वो रेंडर होकर ब्राउजर पे नजर आएगी ना, बगैर कैसे नजर आएगी, सब सही है। लाइक के ऊपर क्लिक करा आपने, लाइक बढ़ रहे हैं 1 2 3 4, इसका मतलब वेब पेज रेंडर हो रहा है, वेब पेज रेंडर हो रहा है। रेंडर का कॉन्सेप्ट समझे बड़ा गौर से, रेंडर मतलब वेब पेज दोबारा से बन रहा है, दोबारा से रेंडर हो रहा है, क्योंकि उसमें चेंजेस आई है। जब चेंजेस आएगी तो वेब पेज जब रेंडर होगा तो रेंडर होने के दौरान वो चेंजेस रिफ्लेक्ट कर लेगा, मतलब उस पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, सवाल ये आता है इतना बड़ा फेसबुक का पेज, एक मैं कमेंट करूं या एक मैं लाइक करूं, सिर्फ एक लाइक को अपडेट दिखाने के लिए वो पूरा वेब पेज को रेंडर करेगी, क्या बात होगी। तो इसमें तो लोड होगा, लोड से मेमोरी ज्यादा खर्च होगी, प्रोसेसर ज्यादा खर्च होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, और कोई भी चीज बार बार लोड होगी उसका एक्सपीरियंस खराब होता है। तो आप ये सोचें यार, मैंने रिएक्ट का मतलब सॉरी फेसबुक के पेज पे जाके लाइक करा, सिर्फ वो मेरा लाइक का काउंट दिखाने के लिए अपने आप को री रेंडर करे, दोबारा से रेंडर करे, क्योंकि उसके बगैर वो अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता। तो ये तो बड़ा खतरनाक प्रोसेस है। तो रिएक्ट ने क्या करा, रिएक्ट ने एक वर्चुअल डॉम बनाया। वर्चुअल डॉम क्यों बनाया, उसने कहा जब भी कोई अपडेट आएगी वो मेन डॉम में नहीं जाएगी, रियल डॉम में नहीं जाएगी, मेरे वर्चुअल डॉम में आएगी। और मैं क्या करूंगा, मैं अपने वर्चुअल डॉम को पुराने वाले डॉम से मैच करूंगा कि भाई चेंजेस क्या आई है। उसने देखा, सपोज करें आपने कोई एलिमेंट में चेंजेस करी, आपने क्या करा, आपने लाइक था, लाइक 1 से 2 कर दिया, 1 क्लिक करा, लाइक 2 हो गया। अब वो चेंजेस मेन डॉम में नहीं होगी, रियल डॉम में नहीं होगी, क्योंकि रेंडर होने से बचाना है, सही है। वो चेंजेस होगी वर्चुअल डॉम में। वर्चुअल डॉम का तो मेन डॉम से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। वर्चुअल डॉम में क्या हुआ कि डॉम के अंदर एक कोशिश करें डॉम की ट्री, डॉम की ट्री कैसे होती है थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगा। उस डॉम की ट्री के अंदर एक एलिमेंट ऐड हुआ, उस एलिमेंट के अंदर क्या है, लाइक की काउंट जो 2 है, या कोई कमेंट का एलिमेंट ऐड हुआ, तो वर्चुअल डॉम ने कर दिया। अब वर्चुअल डॉम की जिम्मेदारी है कि मैच करना कि क्या चेंजेस आई हैं। उसने पूरे डॉम को दूसरे वाले पूरे डॉम से मैच करा, उसने देखा अच्छा ये छोटा सा एक एलिमेंट आया है, या छोटी सी एक चेंजेस आई है। तो अब वो क्या करेगा, जो चेंजेस आई हैं सिर्फ उसी चेंजेस को जाकर रिफ्लेक्ट करेगा मेन डॉम के अंदर, रियल डॉम के अंदर। अब वो कैसे करेगा, क्योंकि उसके बाद पहले से वर्चुअल डॉम है तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि कहाँ पर चेंज आया है, तो डायरेक्ट उस लोकेशन में जाके रियल डॉम में वो चेंजेस कर देगा। इससे क्या होगा, रेंडर होगा, ऐसा नहीं है रेंडर नहीं हो, लेकिन रेंडर होते हुए
पूरा पेज रेंडर नहीं होगा बट सिर्फ स्पेसिफिक छोटा सा पार्ट रेंडर होगा, तो हमने अपना लोड बचा लिया। तो इसलिए रिएक्ट ने, अब रिएक्ट क्या कहता है, रिएक्ट कहता है आपने मुझे बता दो कि क्या करना है कैसे करना है, बाकी मैं कर लूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। हम वापस आते हैं देखने के लिए, देखें चैप्टर नंबर 3 हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। रिएक्ट स्टार्ट हो रही है। चैप्टर नंबर 4 पे रिएक्ट स्टार्ट करने के लिए इन्होंने कुछ सीडीएंस हमें दिए हैं। उन्होंने कहा है आप इसको यूज करो। तो हम ये 2 सीडीएंस कॉपी कर लेते हैं और अपने पास इस्तेमाल करने के लिए ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको यूज कर लिया। अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है। अगर हम जाते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ सीडीएन लोड हुए हैं तो ये देखें, और कोई खास चेंजेस है ही नहीं इसमें। सीडीएन लोड होने के बाद हम वापस डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, देखते हैं नीचे तो सब कुछ वही है जो कंटेंट था। साथ साथ ये हमें एक बात बता रहे हैं, ये हमें बात क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं रिएक्ट ने 2 लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड करी हैं। अगर मैं यहाँ पर आके देखूँ तो देखें 2 लाइब्रेरीज हैं। एक लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट, दूसरी लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट डॉम। तो रिएक्ट डॉम की जो लाइब्रेरी है सारी उसी डेफिनेशन की बात करेगी जो मैं आपको अभी बता रहा था वर्चुअल डॉम में। और रिएक्ट की लाइब्रेरी के अंदर रिएक्ट की कोर चीजें, जिसमें से कुछ चीजें होंगी रिएक्ट के कंपोनेंट्स, रिएक्ट के हुक्स, और अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2 लाइब्रेरीज हमारे पास आ गई हैं। अब हम दोनों के साथ काम करेंगे। काम करने का तरीकेकार क्या होगा, सबसे पहले आपने कोई अपने HTML के अंदर एलिमेंट बनाना है और उसकी आईडी गेट करनी है, जो हम काम कर चुके हैं ये बारे में। ठीक है, मैं अपने वेब उस पर आता हूँ, कोड पे आता हूँ, तो यहाँ पे कोड पे देखें ये काम हो चुका है। दूसरा काम इन्होंने क्या करा है, और नीचे भी देखें यहाँ पर भी हो चुका है। दूसरा काम ये करा है, ये तो नीचे वाला काम था कि हमने H1 का एलिमेंट क्रिएट करा, उसके अंदर टेक्स्ट सेट करा, फिर उसको चाइल्ड अपेंड कराया। तो ये सारा काम हम मिटा देते हैं। अब ये काम हम रिएक्ट से कराएंगे, और वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। रिएक्ट ने कहा है कि आप एक काम करो, जो मेरी रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी आपने यहाँ पे मंगाई है, उसके साथ एक रूट एलिमेंट क्रिएट करो। रूट एलिमेंट में अंदर पास करो अपनी आईडी, मतलब अपना एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने ये रूट एलिमेंट क्रिएट करा इस तरीके से। एलिमेंट कौन है, ऐप। ये ऊपर जो ऐप है, थोड़ी देर पहले जब मैंने कंसोल कराया था तो ये पूरा डिव उसमें उठ के आ गया था। उसका मतलब मैंने इसके अंदर ये डिव पास कर दिया। मैंने इनको कहा क्या, रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट ऐप। तो इसका मतलब ये इस ऐप के थ्रू मेरा पूरा डॉम टारगेट करके एक नया डॉम बना देगा, जिसको हम बोलेंगे वर्चुअल डॉम। अब जो भी अपडेट होगी ना, मैं डायरेक्ट मेन डॉम में नहीं करूंगा, बल्कि जो भी अपडेट होगी वो मैं इस रिएक्ट के डॉम में करूंगा, और रिएक्ट के डॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रियल डॉम को अपडेट करना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा, रिएक्ट डॉट रेंडर और इसमें एक H1 ऐड कर दिया। अब H1 में ये देखें कैसे हुआ, रिएक्ट डॉट रेंडर और रूट डॉट रेंडर। सॉरी, रूट का मतलब जो रिएक्ट का रूट क्रिएट करा था अभी, उस रूट के एलिमेंट से हमने रेंडर करा कि वेब पेज को रेंडर करना है, और इसमें H1 ऐड कर दिया। मुझे ये बताएं, जो रेंडर हो रहा है क्या ये मेरा रियल डोम हो रहा है, या रिएक्ट ने जो अपना वर्चुअल डोम बनाया है वो हो रहा है। बिल्कुल, रिएक्ट का जो वर्चुअल डोम है वो हो रहा है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो रेंडर होगा उसके बाद वो जाकर मैच करेगा रियल डोम को, रियल डोम में जो अपडेट है वो कर देगा। तो ये बात तो समझ आ गई। लेकिन अब प्रॉब्लम है, रेंडर के अंदर कभी भी आप ना इस तरीके से H1 नहीं लिख सकते। जैसे आप इस तरीके से H1 लिखेंगे एक एरर देगा, एरर में दिखा देता हूँ। ये देखें ये चीज़ चली ही नहीं, वो एरर क्या देगी, वो चीज़ चली ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ कंसोल में आता हूँ तो यहाँ पे देखें एरर आ गया। उसने कहा कि भाई ये तरीका नहीं है, ये कौन सा तरीका है लिखने का कोड। क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट का आप में से कोई डेवलपर है वो इस बात को जानता है कि जावास्क्रिप्ट ऐसे नहीं लिखी जाती। तो जावास्क्रिप्ट का हमारे पास एक एक्सटेंशन है JSX जावास्क्रिप्ट XML। तो वो क्या हमें प्रोवाइड करता है, वो हमें कैपेबिलिटी देता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम XML लिखेंगे, और सॉरी JSX लिखेंगे। और JSX से फायदा क्या होगा कि वो हमें वापस से JSX हमें 3 चीजें देगा। पहली चीज वो हमें देगा कि हम H1 एलिमेंट, मतलब जो HTML के एलिमेंट्स है उसी को यूज करेंगे, सही। दूसरा वो देगा कि जिस नाम से है उसी नाम से करेंगे। तीसरा वो ये देगा कि आपने एडिशनल कुछ चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है, बस उसके कुछ रूल्स होंगे, वो रूल्स हमें सीखने हैं। तो ये JSX यहाँ पे कैसे लगा है, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है JSX लगाने का, ये तो हमें एरर दे रहा है। तो JSX की भी अलग लाइब्रेरी है, उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर, यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज JSX। JSX इज द सिंटैक्स एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट दैट अलाउ यू टू डिस्क्राइब योर UI इन अ फैमिलियर HTML लाइक सिंटैक्स। तो HTML लाइक सिंटैक्स लिखने के लिए हम JSX को यूज करें ताकि हमारी आसानी रहे। हमें तो HTML आती है ना, हम तो वो यूज करेंगे। तो JSX से 3 रूल है। पहला रूल क्या है, यू डोंट नीड टू लर्न एनी न्यू सिंबल, मतलब कोई नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। सिंटैक्स आउटसाइड ऑफ HTML, HTML का आउटसाइड। और जावास्क्रिप्ट से दोबारा जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है, ब्राउजर जो है वो उसको JSX समझ नहीं आती। ब्राउजर तो बोलता है मुझे क्या पता JSX क्या है, मुझे तो जावास्क्रिप्ट आती है। तो JSX को जावास्क्रिप्ट में ले जाने वाला सारा काम हम किसी कंपाइलर से करेंगे। कंपाइलर यहाँ पे बेबल का नाम इन्होंने मेंशन करा हुआ है, तो जिसके थ्रू आपका JSX का कोड जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा रेगुलर जावास्क्रिप्ट में।
और बेबिल इसलिए भी यूज किया जाता है कि ब्राउजर के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, तो वो मेक श्योर करता है कि आपका कोड सारे ब्राउजर में कंपेटिबल है और चल रहा है, रन हो रहा है। तो ये बेबिल का कंपाइलर है जो ये मेक श्योर करेगा कि JSX को हम वहाँ पर लेके जाएंगे। तो इसका मतलब बेबिल का ही कंपाइलर लगाना है। ये कंपाइलर का लिंक आ गया, इस लिंक को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। ये देखें, मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं JSX का सिंटेक्स चलाऊंगा, आपको एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि बेबिल का कंपाइलर मेरे पास आ गया है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे JSX को जावास्क्रिप्ट तक पहुंचाना। तो इसका मतलब ये जो रिएक्ट डॉट रेंडर के अंदर, रूट डॉट रेंडर के अंदर मैंने एलिमेंट लिखा है, ये JSX लिखा है। और JSX ने मुझे ये कैपेबिलिटी दी है कि जो HTML में लिखता था वही चीजें यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही हमारे पास एक अगेन एरर आ रहा है। हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं कि क्या चीज़ हमने मिस करी है। कोई ना कोई चीज़ मिस हुई है बस, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि वो नजर आ जाए। सॉरी, देखें मिक्स मिक्स क्या हुआ है कि जो टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट था उसको मुझे अब JSX करना होगा, टाइप बतानी पड़ेगी, वरना उसको क्या पता है कि इसके अंदर कंटेंट क्या आने वाला है। आ गया, समझ गए। मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करा, वो देखने की नहीं, मैं मिस कर गया था कि यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश JSX आएगा क्योंकि अब इसके अंदर जो सेंटेक्स आ रहा है वो JSX का आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा सक्सेसफुली काम हो गया है। और यहाँ पर देखें डेवलप प्रीव्यू शिप आ गया है, और ये किसकी मदद से आया, ये रिएक्ट की मदद से आया है। मेरे पास रिएक्ट का प्लगइन भी मौजूद है, जो आपको यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, रिएक्ट डेवलपर टूल। लेकिन ये रिएक्ट डेवलपर, दिस इज अ रिस्ट्रिक्ट ब्राउजर पेज, रिएक्ट डेवलपर कैन नॉट एक्सेस दिस पेज। तो ये क्योंकि वो किसी लाइव सर्वर पर नहीं है तो इसलिए हमको भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा। वो भी हम देखेंगे लाइव सर्वर वगैरह कैसे बनता है। तो यहाँ पर डेवलप प्रीव्यूशिप आ गया। डेवलप प्रीव्यूशिप किसकी मदद से आया, H1 का एलिमेंट। H1 का एलिमेंट हमने किसको दिया, रेंडर करवाया रूट के साथ। रूट कौन था, रिएक्ट का डॉम। और ये का डॉम ने किसको जाके दिया होगा, जाहिर सी बात है इस एलिमेंट को दिया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपना डॉम देखूं, मेरे डॉम पे तो सिर्फ आईडी बनी हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँ और राइट क्लिक करके स्टैक एलिमेंट करूँ तो यहाँ पर मुझे देखें कुछ और नजर आएगा कि यहाँ पर आईडी के साथ H1 भी बना हुआ। तो ये सारा काम अब रिएक्ट ने संभाल लिया। इसका मतलब डिक्लेरेटिव स्टाइल में मैंने प्रोग्रामिंग कर ली है, रिएक्ट एक डिक्लेरेटिव लाइब्रेरी है। ये काम जबरदस्त हो गया है, यहाँ पर चल भी रहा है। पहले हम ऐसे करते थे इम्परेटिव स्टाइल में और डिक्लेरेटिव। इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव का फर्क देख लें, आपको समझ आ जाएगा। तो डिक्लेरेटिव का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभालेंगे, सारी चीजें वो देखेंगे। यहाँ पर कुछ प्रीरेक्विजिट्स बताइए कि जावास्क्रिप्ट के इतनी एटलीस्ट ये चीजें आप पढ़ लें, फंक्शन, एरो फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स, एरे, डिस्ट्रक्चरिंग, टेम्पलेट रिटर्न, टर्नरी ऑपरेटर, ES मॉड्यूल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एटलीस्ट ये चीजें जावास्क्रिप्ट की आप पढ़ लें यार, इतना तो कर लें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू नीड टू कंपाइल योर रिएक्ट कोड। रिएक्ट कोड कंपाइल करने की क्यों जरूरत पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे कहा है रिएक्ट यूज जैसे विच नीड टू कंपाइल इनटू जावास्क्रिप्ट। सही है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। जैसे कि सिंटैक्स एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट बट ब्राउजर डज नॉट अंडरस्टैंड जैसे आउट ऑफ द बॉक्स, and you will need a JavaScript compiler to transform your JSX code into regular JavaScript। तो कंपाइलर का नाम क्या है, बेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं रिएक्ट को लेकर यार। बेसिक्स तो बहुत हो गई हैं, अब समझ में आ गया कि किस तरीके से HTML से डॉम समझा, फिर डॉम से रिएक्ट यूज करी, रिएक्ट के साथ जेएसएक्स यूज करी, रिएक्ट की लाइब्रेरी, रिएक्ट डॉम की लाइब्रेरी, बेबल की लाइब्रेरी, इन सबको मिलाकर हमने डिक्लेरेटिव स्टाइल में प्रोग्रामिंग लिख दी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग यूआई विद कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास रिएक्ट के कोर कॉन्सेप्ट में आती हैं। पहली चीज कंपोनेंट, दूसरी चीज प्रॉप्स, तीसरी चीज स्टेट। कंपोनेंट, प्रॉप्स एंड स्टेट, ये तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट से मुराद आप ये ले लें कि आपके पास एक मीडिया कंपोनेंट है। मीडिया कंपोनेंट में तीन चीजें हैं, इमेजेस, टेक्स्ट एंड बटन। और इसकी आसान जबान में ये हम समझ लेते हैं कंपोनेंट्स को, कि कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट ये आता है कि आपका एक वेब पेज है। मैं यहाँ पर एक वेब पेज खोल लेता हूँ, ये नजर आ रहा है। इस वेब पेज के ऊपर कुछ पार्ट है, जैसे कि ऊपर हेडर है, इस हेडर के नीचे बैनर है, बैनर बैनर के नीचे कोई और सेक्शन है, और सबसे आखिर में कॉन्टेक्ट का सेक्शन। अब इसमें जितने भी पार्ट हैं इन सबको मैं कंपोनेंट बना सकता हूँ। कंपोनेंट बनाने से फायदा क्या होगा, ताकि मैं इसकी रीयूजिबिलिटी बना लूँ, मतलब एक चीज बनाई उसको मल्टीपल टाइम रीयूज कर लिया। सही है, कंपोनेंट बना, कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम रीयूज कर लिया। तो ये कंपोनेंट होता है, और कंपोनेंट के और भी बहुत सारे फायदे हैं, इसको हम देखेंगे। तो ये देखें यहाँ पे मीडिया कंपोनेंट है, इसमें इमेज, टेक्स्ट और बटन यूज हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमें रिएक्ट देता है
कंपोनेंट को आप लेगो ब्रिक समझ सकते हैं क्या आपने, इफ यू थिंक कंपोनेंट द लेगो ब्रिक यू कैन टेक दिस इंडिविजुअल ब्रिक कंबाइन देम टुगेदर फ्रॉम अ लार्जर स्ट्रक्चर। मतलब इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, बन बट तो पूरा बनाने के बजाय छोटे छोटे कंपोनेंट बना उनको जोड़ दिया। इन फ्यूचर दूसरा कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, दूसरा पेज बनाएंगे, उसमें कोई ऐसी चीज जो इसका इस पूरे पेज की चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये जो हेडर होता है, किसी भी वेबसाइट का जो टॉप वाला हेडर होता है, ये हर पेज पे सेम होगा। अगर मैं अबाउट पे जाऊँ, सर्विस पे जाऊँ, कॉन्टेक्ट पे, किसी भी पेज पे जाऊँ, तो मेरा जो हेडर है ये तो सेम रहेगा। तो अगर मैं हेडर का एक कंपोनेंट बना लूँ, तो उसको मैं एक लेगो लेगो ब्रिक्स की तरह किसी भी पेज में जाकर रीयूज कर सकता हूँ मल्टीपल टाइम। एक चीज बन गई, 10 जगह यूज करो। तो कंपोनेंट की ये पॉसिबिलिटीज है। अब नीचे आते हैं, कंपोनेंट को क्रिएट कैसे करते हैं। कंपोनेंट को फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। वो कैसे होगा, यहाँ पर मैं आया, आने के बाद मैंने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया। मैंने कहा ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, होम पेज। नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोशिश करें कंपोनेंट का जो पहला वर्ड है कैपिटल लिखें, पहला लेटर। आगे बढ़े, इसमें रिटर्न आएगा। रिटर्न के अंदर क्या आएगा, इस रिटर्न के अंदर आप जेएसएक्स लिखेंगे। इसका मतलब क्या, रिटर्न के अंदर मैं लिखूंगा डेव लिखा है या H1 लिखा है, H1 लिखते हैं। और यहाँ पे मैं लिखा हेडिंग। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इस होम पेज को यूज कैसे करना है, हम ये कहेंगे ये तो फंक्शन है। फंक्शन कैसे यूज होगा, ये जो रेंडर में हमने H1 लिखा था इसको मिटाओ, और मिटा के फंक्शन को ऐसे लिख दो या ऐसे कॉल कर दो। बिल्कुल नहीं, इस रेंडर के अंदर हमने H1 नहीं लिखा था, रेंडर में हमने जेएसएक्स लिखी है। तो उसका मतलब जेएसएक्स की नजर में ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, कंपोनेंट है। और कंपोनेंट को हमेशा हम मार्कअप स्टाइल में लिखते हैं इस तरीके से, और साथ साथ हमें इसको क्लोज भी करना होगा। इस तरीके से हम जेएसएक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं। आप इसको लिख के कॉल नहीं करेंगे, बल्कि आप इस तरीके से लिखेंगे इसको। ये जेएसएक्स की तरीकेकार होता है। होम पेज से लिखते हैं यहाँ पे मैं। अब मैं जाके अपना पेज लोड करता हूँ, तो देखें हेडिंग बना गया। अभी मैंने कंपोनेंट स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया। पहले मैं डायरेक्ट एलिमेंट दे रहा था, अब मैं एलिमेंट थ्रू द कंपोनेंट दे रहा हूँ, और यहाँ पे आ रहा है। सपोज करें मुझे दो एलिमेंट देने हो, H1 और H2। मैं चाह रहा हूँ H2 भी आ जाए यार। मैंने कहा हेडिंग 2। अब देखें एक एरर आएगा। एरर क्या होगा, कंसोल में मिलेगा हमें, बड़ा सा एरर है। वो क्या कह रहा है, एरर के अंदर इसकी बात लिखी हुई है, जेएसएक्स एलिमेंट मस्ट बी रैप इन इनक्लोज टैग डिड यू वांट जेएसएक्स फ्रेगमेंट। मतलब ये हमें समझाना चाह रहा है कि कह रहा है जेएसएक्स का एक रूल है भाई। वो रूल सिंपल ही कहता है कि एट अ टाइम आप एक ही एलिमेंट पेरेंट बना सकते हो, दो नहीं बना सकते। तो ये तो मसला हो गया, ये क्या बात हो गई। इस रूल को समझने के लिए हम ये कर सकते हैं, जब उसने एक एलिमेंट का है, क्यों ना हम थोड़ा सा स्मार्टनेस करें, एक डिव बनाते हैं ओपन, और उस डिव के अंदर ये H1 और H2 को रख लेते हैं, और उस डिव को नीचे क्लोज कर लेते हैं। तो जैसे से मुराद उसको एक एलिमेंट चाहिए था, हमने एक एलिमेंट दे दिया। ये देखें एक ही है ना, उस एक के अंदर हमारी मर्जी, हम कोई भी डेटा लिखें। तो ये रूल को हमने इस तरीके से कवर करा। और ये देखें आपका हेडिंग 1 और हेडिंग 2 आएंगे। अगर मैं यहाँ पर इसके डोम पे जाता हूँ, तो मुझे एक प्रॉब्लम दिखेगी। वो प्रॉब्लम क्या दिखेगी, डेव उसके अंदर है, और डेव फिर H1 H2। अब आप कहेंगे यार ये तो गलत हो गया, मुझे दो डिव थोड़ी चाहिए, मुझे तो एक ही डिव चाहिए। अब JSX की सिर्फ रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मैंने एडिशनली डिव बनाया। इस तरीके से फ्यूचर में अगर मेरे 20-25 कंपोनेंट हुए, और सबको मैं डिव देता रहा, मेरे तो एडिशनल डिव बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ये डिव। अगर आपने CSS को अच्छे से यूज करा है, तो ज्यादा डिव आपको परेशान करते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा डिव नहीं होने चाहिए, जितने चाहिए उतने ही हो। अब ये तो मजबूरी है यहाँ पर डिप लगाना, वरना तो वो अलाउ नहीं कर रहा दो एलिमेंट, या तो दो अलग अलग कंपोनेंट बनाओ। तो एक फ्रेगमेंट का ऑप्शन होता है, फ्रेगमेंट आप इस तरीके से मेंशन करते हैं। फ्रेगमेंट क्या होता है, चलिए चलाते हैं। ये फ्रेगमेंट होता है, इसका मतलब आपने उसको ब्लैंक एम्प्टी एलिमेंट यहाँ पर दे दिया। और एम्प्टी एलिमेंट से फायदा क्या हुआ आपको, कि यहाँ पर इसको एक पेरेंट एलिमेंट मिल गया, और आपने अपनी मर्जी के चाइल्ड दे दिए। और फ्रेगमेंट का फायदा देखें क्या होगा। मैं वापस से जाता हूँ, रिलोड करता हूँ, यहाँ पे नोटिस करें ऐप, देखिए H1 H2 डायरेक्ट आ रहे हैं। तो ये फ्रेगमेंट ऑप्शन है, मर्जी का डिव लगाए, मर्जी के फ्रेगमेंट लगाए, दोनों ऑप्शन आपके पास है। फ्रेगमेंट से ये फायदा होगा, वो अलग से नोड ऐड नहीं कर रहा डॉम के अंदर, और आपका जो JSX की रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर रहा है। अब दूसरा सवाल आता है, क्या मैं एक से ज्यादा, मोर देन वन कंपोनेंट बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ फंक्शन। फंक्शन ने मुझे कुछ और डेटा रखना था, जैसे कि मुझे इसमें रखना था हेडर, होम पेज में ना। मैंने कहा हेडर के नाम से एक कंपोनेंट बनाते हैं, बना दिया, इसमें रिटर्न करा। हेडर में क्या है, रिटर्न होता है हमारा, नॉर्मली हम यहाँ पर आते हैं, हेडर के नाम से एक टैग बनाते हैं।
सही है, और यहाँ पे लिख देते हैं हेडर। सही है। अब इस हेडर को मैं कहाँ यूज करूँगा? पहली चीज हमें जैसे इसका रूल याद है कि हमें दो तो यूज करने नहीं देगा यहाँ पर, यूज तो एक ही करना है। तो आपके पास एक ऑप्शन है जो हेडर है, आप इसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। बस सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। सेल्फ क्लोजिंग मतलब ये एलिमेंट के दरमियान में डेटा था तो आपने ओपन क्लोज करा, और इस एलिमेंट का कोई डेटा नहीं था, डायरेक्ट यूज हो रहा था, तो सेल्फ क्लोज मतलब आखिर के अंदर आप स्लैश लगा देते हो। जेएसएक्स कहता है, इसका रूल है कि कोई भी एलिमेंट बगैर क्लोज करे नहीं चलेगा। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो ओपन हो रहा है, क्लोज नहीं होता, तो आप इसके आखिर में आप स्लैश लगा के सेल्फ क्लोज करें। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये मैं इसको फंक्शन कह रहा हूँ, लेकिन हमारी नजर में इसका कंपोनेंट है, और कंपोनेंट हमेशा इस तरीके से यूज होता है जैसे ये हेडर यूज करा है। तो इसका मतलब क्या होगा? होम पेज कहाँ जा रहा है? होम पेज हमारा पेरेंट हो गया, और जो हेडर है हमारा होम पेज का चाइल्ड हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब अब होम पेज पे क्या शो होगा? पहले तो हेडर, फिर H1 फिर H2। देखते हैं ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। बिल्कुल देखें, हेडर H1 H2। अचीवमेंट हो गई, दो कंपोनेंट बना लिए, दोनों कंपोनेंट को यूज भी कर लिया। अब तीसरी चीज आती है डेटा बाइंडिंग, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा बाइंडिंग होती क्या है, कैसे चलती है, काम कैसे होता है? सपोज करते हैं HTML में आपने दो एलिमेंट देखे होंगे। उस एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर नोट पैड के थ्रू आपको शो कराता हूँ, तो नोट पैड मुझे मिल जाए। एक एलिमेंट आपने ये देखा हुआ, इस एलिमेंट में आपने क्या करा, कोई टेक्स्ट लिखा। अभी टेक्स्ट किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा? आप कहेंगे ये तो सिंपल टेक्स्ट होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगा दूं href, तो ये टेक्स्ट किस तरीके से रिएक्ट करेगा? और अगर मैं यहाँ लिख दूं google.com, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? अगर यहाँ पे लिख दूं facebook.com, तो ये कैसे रिएक्ट? आपने कहा कि अगर आप इसको href नहीं लगाते, हटा देते हो, तो ये सिंपल टेक्स्ट रहेगा, और अगर आप href लगाते हो तो जो लिंक आप इसमें लगाओगे वो लिंक इस पर ओपन होगा। अगर आप facebook.com लगाते हो तो facebook.com ओपन होगा, अगर आप google.com लगाते हो तो google.com ओपन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्या मैं इस एलिमेंट का बना रहा है या इसका मैं यूजर हूँ? मतलब एंकर का जो टैग है, इसको मैंने इस्तेमाल करा है या इसको मैंने क्रिएट करा है? अब आप कहेंगे एंकर टैग बनाने वाला तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि एंकर टैग तो मुझे बना बनाया मिला है, तो ये इसका मैं यूजर हूँ, मतलब मैं यूज कर रहा हूँ। दूसरी चीज आपका एक टैग दिखाता हूँ मैं, वो है IMG का। अब ये इमेज का टैग सेल्फ क्लोज कर देते हैं, SRC आ जाएगा, इसमें SRC में लिंक आ जाएगा। तो अगर आप इसको SRC नहीं दे तो इमेज नहीं आएगी, और SRC में जो लिंक देंगे वो लिंक की इमेज आ जाएगी। ऐसा ही है। तो इसका मतलब इस IMG टैग का मैंने बनाया या मैंने इस्तेमाल करा? आप कहेंगे इस्तेमाल करा। तो जिसने बनाया था उसने मुझे बताया कि SRC यूज करके लिंक दो। अगर SRC की जगह मैं BRC लिख दूं तो क्या इमेज आएगी? अगर href की जगह मैं dref लिख दूं, क्या लिंक चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये हमारे लिए जरूरी है href यूज करना, और हमारे लिए जरूरी है SRC यूज करना। इसका मतलब ये एलिमेंट जिसने क्रिएट करा है, जाहिर सी बात है जिसने HTML क्रिएट करी उसी ने करा है, लेकिन ये एलिमेंट जिसने क्रिएट करा है उसने मुझसे डेटा लिया है थ्रू द एट्रीब्यूट। इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस एट्रीब्यूट के थ्रू मैंने डेटा पास करा है। फंक्शन के थ्रू डेटा कैसे पास करते थे? पैरामीटर से। पैरामीटर और आर्गुमेंट। फंक्शन बनाने वाला पैरामीटर यूज करता था, फंक्शन यूज करने वाला आर्गुमेंट। एलिमेंट के थ्रू डेटा कैसे पास करते हैं? एट्रीब्यूट। तो ये जिसने एलिमेंट बनाया था उसको मैंने डेटा पास करा थ्रू द एट्रीब्यूट। ये जो एट्रीब्यूट है ये डेटा पास कर रहे हैं कोर HTML के जो डिजाइन है या जो भी ब्राउजर पे डॉम चल रहा है उसको, और वो यहाँ से इंफॉर्मेशन उठा रहा है कि ये इमेज का पाथ है, ये शो कराना है। तो उसका मतलब ये जो SRC है ये डेटा प्रोवाइड करने का ऑप्शन है। ये जो href है ये डेटा प्रोवाइड करने का ऑप्शन है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फंक्शन में, सपोज करना आपने यहाँ फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा माई, कोई भी नाम रख लिया। तो यहाँ पर ये फंक्शन बनाया किसने? आपने। तो आपने कहा मुझे एक पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर के अंदर मुझे चाहिए यूनेम, सही है, ये आपने कह दिया। अब जो भी इस फंक्शन का कॉलर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे माई कॉल करा, तो मैं यहाँ पर आर्गुमेंट में नेम बताऊंगा, भाई मैं अमीन आलम, सही है, या मैं अमीन। तो फंक्शन में जिस तरीके से मेरे पास आर्गुमेंट होता है, इसी तरीके से एलिमेंट में मेरे पास एट्रीब्यूट होता है डेटा भेजने के लिए। आप समझ रहे हैं? फंक्शन में तो आर्गुमेंट के थ्रू डेटा भेजते थे, एलिमेंट में हम कैसे भेजते हैं? एट्रीब्यूट के थ्रू। तो यहाँ पर इमेज के केस में बनाने वाला मैं नहीं था, यूज करने वाला मैं था। एंकर के टैग में बनाने वाला मैं नहीं था, यूज करने वाला मैं था। लेकिन अगर मैं अपने कोड पर आऊँ, यहाँ तो हेडर को बनाने वाला भी मैं हूँ, यूज करने वाला भी मैं हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं इस हेडर को कोई डेटा पास करूँ अपनी मर्जी का, सपोज करें मैं यहाँ लिखता हूँ अपनी मर्जी का कोई भी नाम, प्रोफाइल, और यहाँ पे प्रोफाइल लिख दिया मैंने अमीन, तो ये डेटा मुझे कहाँ मिलेगा? तो भेजा तो मैंने इसको यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ फंक्शन है, तो फंक्शन में मेरे पास यहाँ पर
पर यहाँ मिलेगा पैरामीटर में, पैरामीटर में जिस एलिमेंट में मिलेगा उसको हम बोलते हैं प्रॉप्स। ये एक आपका ये समझ लें, इसको आसान जबान में ये कह सकते हैं, ये पैरामीटर है। तो पैरामीटर एक वेरिएबल की तरह रन होता है, तो वेरिएबल मतलब कोई भी नाम रख सकते हैं, तो मैंने प्रॉप इसलिए रखा है तो इसका नाम ही प्रॉप है। यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ, देखता हूँ प्रॉप में आ क्या रहा है। इसको हमने रन करा, रन करने के बाद यहाँ पे चलाया, तो अगर देखें कंसोल में, प्रॉप में देखें प्रोफाइल अमीन आलम आ रहा है, देख रहे हैं। और अगर यहाँ से मैं प्रोफाइल को मिटा दूँ, ये मैंने मिटा दिया और तो सेव करा, रीलोड करा, अब देखें प्रॉप में खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई डेटा एलिमेंट के थ्रू पास हो सकता है। अभी खाली आ रहा है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोफाइल अमीन आलम दिया, सेव करा, वापस आया, तो देखें ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, प्रोफाइल अमीन आलम। अगर मैंने और डेटा कोई देने की कोशिश करी, जैसे प्रोफाइल अमीन आलम और स्टेटस ऑनलाइन, ये मैंने लिखा और आगे में गया, रिलोड करा, लेकिन प्रॉप में क्या क्या, प्रोफाइल भी आ गया, स्टेटस भी आ गया। इसका मतलब हमें एक ऑप्शन मिल गया कि पैरामीटर के थ्रू जब हम डेटा रिसीव कर रहे हैं, वो डेटा हम भेज सकते हैं एलिमेंट को यूज करते हुए एट्रीब्यूट के थ्रू। तो हमें तरीका मिल गया कि जो मैंने कंपोनेंट बनाया, वो कंपोनेंट को मैं डेटा भी भेज सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं डेटा बाइंडिंग, और दूसरे नंबर पर हम इसको बोलते हैं वे यूनी डेटा बाइंडिंग, या इसको हम कह सकते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग। वन वे मतलब ये कौन है, चाइल्ड, और ये कौन है, पेरेंट। पहले कौन आया, पहले होम पेज आया तो ये पेरेंट है, उसके बाद चाइल्ड है। तो पेरेंट के पास जब ये चाइल्ड आया, तो चाइल्ड ने पेरेंट ने चाइल्ड को यूज करते हुए अपना कोई डेटा पास कर दिया, और जो भी डेटा पास करा वो चाइल्ड ने अपने इस प्रॉप के पैरामीटर में गेट कर लिया। तो उसका मतलब पेरेंट चाइल्ड को डेटा भेज सकता है, वन वे डेटा बाइंडिंग बोलते हैं इसको। मतलब चाइल्ड पेरेंट को नहीं भेज सकता, अभी ऐसा ऑप्शन हमने पढ़ा नहीं है, पेरेंट चाइल्ड को भेजता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस प्रॉप को यहाँ पर लिखूं, और लिखूं प्रॉप करके नोटेशन लगाऊं डॉट करके प्रोफाइल, तो मुझे बताएं प्रॉप डॉट प्रोफाइल में क्या शो होगा। अच्छा, आप लोगों ने कहा सपोज करें प्रॉप डॉट प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर शो होगा, क्या शो होगा, अमीन आलम। देख लेते हैं, अमीन आलम वैसे होना नहीं चाहिए, ये तो प्रॉप डॉट प्रोफाइल शो हो गया, तो हार्ड कोडेड स्टैटिक हो गया। भाई इसने तो उसका कंटेंट समझा। तो जेएसएक्स में कभी भी आपने कोई डायनेमिक लिखना हो, डायनेमिक से मुराद है कि कोई कंटेंट को डायनेमिक बनाना, तो आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं इस तरीके से, प्रॉप्स डॉट प्रोफाइल, ऐसे जैसे मैंने लिखा है। प्रॉप डॉट प्रोफाइल को मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए अमीन आलम आ गया। तो इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट का ऑप्शन है, इसके अंदर आप जो भी जावास्क्रिप्ट का चीज लिखनी है लिखें। तो मैंने प्रॉप्स डॉट प्रोफाइल लिखा, और डायनेमिक वेरिएबल उठ के आ गया, और उसके अंदर अमीन आलम था, तो अमीन आलम यहाँ पर शो हो गया। तो ये एक तरीका था। एक तरीका एक और होता है डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग क्या सिखाता है, डीस्ट्रक्चरिंग ये बोलता है जो आप आगे से डेटा ले रहे हैं, अब आप डेटा को नोटेशन करके यूज करने के बजाय, जब आप डेटा ले रहे हैं उसी वक्त आप उसको स्ट्रक्चर कर लें। मतलब यहाँ जो मैंने प्रॉप्स लिखा है, प्रॉप लिखने के बजाय यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट बनाऊं, और कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूं प्रोफाइल, क्योंकि जो प्रोफाइल आ रही है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ रही है, तो मैंने डायरेक्ट कर्ली प्रैकेट बना के प्रोफाइल लिख लिया। अब यहाँ मुझे पॉप्स जो प्रोफाइल नहीं लिखना है, डायरेक्ट प्रोफाइल लिखना है। आप देखें, मैं जाके सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, क्या रिस्पॉन्स आया। अच्छा, इसने प्रोफाइल गेट नहीं करी है, सॉरी मैंने कंसोल में लिख दिया इसको। अब देखते हैं, अमीन आलम आ गया, सही है। डिस्ट्रक्चरिंग मतलब मैंने जहां से डेटा ले रहा था, डायरेक्ट डेटा लेते वक्त ही मैंने उसको अपनी मर्जी का डिस्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर में था, अपनी मर्जी के स्ट्रक्चर में लेके आ गया। मैंने कहा भाई ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोफाइल है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, प्रोफाइल को ले लिया। अब मुझे डॉट नोटेशन लगानी नहीं, ये एक आसान तरीका होता है किसी भी वेरिएबल को डिस्ट्रक्चर करके निकालने का। अब ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, आप कभी भी इसको जाकर सर्च करें, एमडीएन की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, इस तरीके से लिखें, एमडीएन जावास्क्रिप्ट वेब डॉक्स डी स्ट्रक्चरिंग। तो ये आपको पहले ही लिंक मिल जाएगा, ये आपको सिखाएगा डिस्ट्रक्शन करना। देखिए इन्होंने एरे की डिस्ट्रक्शनिंग सिखाई है, क्या एक एरे था उसमें 10 और 20 था, इन्होंने एक वेरिएबल में ए और बी लिया, तो इसका मतलब ए के अंदर 10 आ गया और बी के अंदर 20 आ गया, सही है। इसी तरीके से उन्होंने कर्ली ब्रैकेट की भी सिखाई है। कर्ली ब्रैकेट एक ऑब्जेक्ट इन्होंने लिया, और कर्ली ब्रैकेट का ए और बी इसमें गेट कर लिया, और जब इन्होंने इस ऑब्जेक्ट को बताया कि ए ये है, ए बी वे है, इस तरीके से है, तो कैसे मैनेज हुआ, कैसे मेंटेन हुआ, सारी डिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे मौजूद है, एरे की मौजूद है। ऑब्जेक्ट देखें, ये ऑब्जेक्ट था A1 और B2, यहाँ पे हमने ए और बी अलग ले लिया, और जब हमने ए को चेक करा, तो ए जो बराबर हो गया ऑब्जेक्ट ए के, और बी बराबर हो गया ऑब्जेक्ट बी के, तो ये डिस्ट्रक्चरिंग होती है। अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो ये आप अलग से सर्च करके पढ़ें, इस पर प्रैक्टिस करें, वापस आते हैं। तो हमने प्रॉप सीख लिया, डिस्ट्रक्चरिंग सीख लिया, सारा काम सीख लिया, वापस से डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, देखते हैं क्या चीज़ रह गई है। कंपोनेंट बनाना इन्होंने सिखाया, रेंडर करना इन्होंने सिखाया है, सारी चीज़ें इन्होंने सिखाई है। नेस्टिक कंपोनेंट जो हमने अभी बनाए थे, नेस्टेड कंपोनेंट सिखाए इन्होंने, और साथ साथ कंपोनेंट ट्री। तो कंपोनेंट ट्री ऐसे बन रही है,
होम पेज आया, उसके अंदर हेडर, आर्टिकल, फुटर, फुटर में कुछ आया, उसमें कुछ आया, तो इस तरह कंपोनेंट ट्री बन रही होती है। इसी तरीके से आपके पास ना जब कोई चीज डॉम पे जाती है तो डॉम की भी एक ट्री बनती है, और जब भी कोई अपडेट होती है चीज ना, तो उस ट्री के अंदर जाकर अपडेट होता है। तो यही तो तरीका है जो रिएक्ट ने यूज करा है। रिएक्ट ने क्या करा, रिएक्ट ने वर्चुअल डॉम बनाया, और जब वर्चुअल डॉम बनाया तो उसने क्या करा, क्यों बनाया, ताकि उसके बाद डॉम आ जाए, और जब भी कोई अपडेट आए तो अपने डॉम को अपडेट करे। उसके बाद मैच करने का ऑप्शन हो कि वो रियल डॉम को मैच कर सके कि चेंजेस क्या है, तो देखिए भाई चेंजेस यहाँ है, डायरेक्ट ट्री में जाए और जहाँ पे चेंजेस उसी वहीं कर दे। तो रेंडर हुआ, लेकिन स्पेसिफिक वो चीज रेंडर हुई जो चेंज हुई है, बाकी रेंडर करने की जरूरत ही नहीं है। बट जो चीज सही चल रही है उसको क्यों रेंडर करें, जो चेंज उसी को करेंगे ना। तो उन्होंने पूछा है हाउ वुड यू नेस्ट आर नेव कंपोनेंट इनसाइड आर लेआउट कंपोनेंट इन रिएक्ट। अगर आपने नेस्टेड कंपोनेंट यूज करना हो लेआउट कंपोनेंट में, आप कैसे यूज करेंगे, तो क्या ये तरीका है, और कोई दूसरा तरीका आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? बिल्कुल यही तरीका है। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेइंग डेटा विद प्रॉप्स। ये हम पढ़ चुके हैं, प्रॉप्स के थ्रू डेटा कैसे डिस्प्ले करना है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये हमारा JSX के थ्रू पास होगा, और सब जबरदस्त तरीके से काम हो गया। एक और स्टेप आगे आते हैं, यहाँ पे पूछा है प्रॉप्स कितनी यूज होता है, पासिंग इन्फॉर्मेशन टू कंपोनेंट्स। प्रॉप्स की एक बात याद है, प्रॉप रीड ओनली होता है, मतलब उसको कोई अपडेट नहीं कर सकता, एक बार जो बन गया वो बन गया, इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे पासिंग इन्फॉर्मेशन टू कंपोनेंट, एडिंग एट्रीब्यूट्स टू HTML, राइटिंग CSS रूल, ये कॉमन सेंस आ गया। एडिंग इंटरेक्टिव विद स्टेट, स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है, स्टेट मैनेजमेंट में क्या होती है, सोचें, रिएक्ट ने अपना वर्चुअल डॉम बना दिया, और एक जावास्क्रिप्ट का रियल डॉम था। अब अगर मुझे कोई भी बटन बनाना है और उस बटन पे कुछ अपडेट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पर मुझे एक बटन चाहिए, जैसे प्रोफाइल है ना, इस प्रोफाइल का जो मैंने यहाँ लिखा है, हेडर के बजाय मैं इसको बटन कर देता हूँ। अभी सिंपल लगता है, सही है। अब मैं कह रहा हूँ जब भी इस प्रोफाइल के बटन पे क्लिक हो, तो ये क्या करें, एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल को हम कहते हैं लेट काउंट। उसका काउंट आएगा 0। और काउंट वेरिएबल का हम कहाँ यूज करेंगे, हमने कहा यहाँ पर एक काम करते हैं, डिव बनाते हैं, ताकि करंट एलिमेंट बन जाए, और डिव के नीचे एक बनाते हैं सिंपल सा स्पेन, और उस स्पेन के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट की मदद से प्रोफाइल का काउंट प्रिंट करा समझ में आ रही है बात, सही है। देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या बनी। यहाँ पर है, रीलोड करा, 0 आ गया, देखा अमीन आलम के साथ 0। अब अमीन आलम जो एक बटन है, अब मैं चाहता हूँ अमीन आलम के बटन पे जैसे कि लिखो ये 0 से 1 हो जाए, ये रिक्वायरमेंट आई है मेरी। अब मैं क्या करूंगा, आपने कहा ये अमीन आलम का बटन है, इस पर ऑन क्लिक का इवेंट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। JSX में याद रखना कैमल केस यूज होगा हमेशा, तो यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक कैमल केस में लिखा, आगे एक वैल्यू लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब जाहिर है कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा, दो ऑप्शन है, या तो फंक्शन बनाओ या तो एरो फंक्शन यूज कर लो। एरो फंक्शन का फायदा है कि लाइन मारेगा, तो मैं एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं कंसोल करा रहा हूँ देखने के लिए चल रहा है नहीं चल रहा, क्लिक मी, सही है। ऐसे का कंसोल करा लिया, सिंपल ऑन क्लिक के ऊपर कंसोल प्रिंट कराया एरो फंक्शन की मदद से। एरो फंक्शन नहीं पता तो अलग से भाई जाके पढ़ लो, आ जाओ वापस, फिर ये समझ लेना। आते हैं यहाँ पर, क्लिक करा, देखिए क्लिक नहीं चल रहा है, इसका मतलब काम कर रहा है। अब इस एरो फंक्शन को एक काम करवाएं, हम इसको क्लिक कंसोल के कराए, हम ये कहते हैं ये तो काउंट है, इस काउंट को आप 2 कर दो या 1 कर दो, काउंट इक्वल्स टू, ओवरराइड कर सकते हैं ना भाई, काउंट को 1 कर दो। सही है भाई, अच्छा काम हो गया, काउंट को 1 कर दे दो। वापिस आया, पेज लोड करा, काउंट 0 से 1 हो गया। अब काउंट तो 0 से 1 हो गया, लेकिन ये तो 0 से 1 हो गया नहीं दे रहा, ये क्यों नहीं हो रहा भाई, 0 से 1 होना चाहिए इसको। ये तो मजाक हो गया हमारे साथ, ये कैसे है, पहले तो पता लगाएं काउंट 1 हुआ भी नहीं हुआ, तो वो कैसे पता लगाएं भाई, काउंट 1 हुआ नहीं हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, डायरेक्ट काउंट का वेरिएबल एक्सेस करते हैं। काउंट तो 1 है, तो काउंट 1 है तो यहाँ क्यों 0 शो रहा था, आप कहेंगे भाई पेज रेंडर नहीं हुआ, तो पेज रेंडर कौन कराएगा, क्या मैं रीलोड करूं, कौन रेंडर करेगा पेज को। तो यहाँ पर तो सब क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसका मतलब रिएक्ट ने मुझे कोई मैकेनिज्म देना पड़ेगा रेंडर करने का, मैं रीलोड कैसे करूँ, रीलोड करूंगा तो स्टेट चले जाएगा, तो आपको पता है ना ब्राउजर का डेटा लॉस हो जाता है अगर कोई डेटा आपने वेरिएबल में रखा हुआ है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। अगर मैंने कोई एक्सटर्नल API से डेटा मंगवाया होता, तो यहाँ पर मैं इसको कैसे बैलेंस करता, कैसे लोड करता, ये तो एक हैंडलिंग करना ही मेरे लिए एक मुश्किल काम हो गया। मुझे तो कोई लोडर सिस्टम लगाना पड़ता, क्या लगाना पड़ता, तो एक तरह से कंफ्यूजन आ गई। अब
यहाँ पर रिएक्ट को चाहिए कि मुझे कोई ऐसी फंक्शनलिटी दे जिसके थ्रू मैं पेज को री रेंडर कराऊं। तो रिएक्ट ने मुझे पहले से स्टेट बना के दिया। रिएक्ट ने कहा कि भाई आपको जब भी कोई स्टेट चाहिए, उस वेरिएबल को हम स्टेट बोल सकते हैं ना, आप जब भी कोई स्टेट चाहिए, कोई डेटा रखवाना हो, तो आपकी मजबूरी है कि डेटा आएगा, रखेंगे, उसको अपडेट करेंगे, तो आपने पेज को रेंडर करना है। तो मैंने अपना एक फंक्शन आपको बना के दिया है, अपना एक मैकेनिज्म बना के दिया है जिसका नाम है रिएक्ट हुक्स। बहुत सारे रिएक्ट हुक्स हैं जिसमें हम यूज करेंगे रिएक्ट हुक्स के अंदर यूज स्टेट। आप उसको यूज करो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पेज को री रेंडर करूंगी। ये कैसे, ये क्या बात होगी? आओ करके देखते हैं। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, हम देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्लिक विलिक सब लगाया, हैंड एलिमेंट करा, सारी चीज़ें करी, जबरदस्त तरीके से काम हुआ। इन्होंने इन्होंने अलग बाहर फंक्शन बनाया, मैंने एरो फंक्शन बनाया, तो आपकी मर्जी कैसे भी बना लें। हुक्स इन्होंने बताया कि हुक्स क्या मतलब, इस तरीके से इन दोनों चीज़ों में टॉगल मतलब ट्रू फॉल्स, लाइक मतलब काउंटर, तो 0 1 2 3 4, तो दोनों केसेस में हुक्स काम आता है। यूजर सेट के नाम से हो गया, आप इसको बना लें। आपने ये कोड लिखना पड़ेगा, ये कोड हम लिख लेते हैं। याद रखें, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट मैंने लिखा, इसको कॉल करा। हुक्स हमेशा मतलब रिटर्न करता है एक एरे। तो एरे मैंने यहाँ ले ली, इस एरे को मैं डी स्ट्रक्चर कराऊंगा जो अभी मैंने बताया था। तो ये डी स्ट्रक्चर मतलब इसका पहला एलिमेंट जो भी मैंने लिया, जो एरे का पहला इंडेक्स सब आ जाएगा, मैंने इसका नाम रख दिया स्टेट। और इस स्टेट को मैंने यहाँ पे रख दिया इनिशियल लेवल पे 0। देखें 0 रख दिया। और यहाँ पर जहाँ पर भी मैं ये काउंट यूज कर रहा था, काउंट की जगह मैं स्टेट यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ये वेरिएबल है, इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, मेरी मर्जी, मैंने स्टेट रखा। अब मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि इसकी क्या बिहेवियर आया। तो देखें अभी भी 0 है, हुक कॉल नहीं हुआ। इनवैलिड हुक कॉल, हुक कैन ओनली बी इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, इन्होंने कहा है कि हम फंक्शन की बॉडी में ही हुक्स को कॉल कर सकते हैं, तो होम पेज के अंदर मुझे कॉल करना पड़ेगा इसको। वो जावास्क्रिप्ट में जा रहा है ना, वरना नहीं, हेडर की बॉडी में करना चाहिए अभी मुझे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, हो गया। ठीक है, 0 आ रहा है। अब सवाल ये आता है, 0 तो आ रहा है, वो एरर्स नहीं आया, वो वेरिएबल नहीं है। अब ऑन क्लिक होते वक्त मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्टेट है इसको 1 कर दो। तो क्या मैं इस तरीके से उसको कर दूं, स्टेट इक्वल टू 1? क्या ऐसा होगा क्या, सुन लो? नहीं होगा, लेकिन चला के देखने में क्या हर्ज है। मैंने कहा स्टेट इक्वल टू 1, एरर आ गया। इन्होंने कहा स्टेट इज अ रीड ओनली, ये क्या मजाक है? मुझे तो अपडेट करना है, स्टेट रीड ओनली है। तो इसका मतलब, रीड ओनली का मतलब है कि आप अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, अपडेट कैसे करवाएं? तो यहाँ पर एक और पैरामीटर लेना पड़ेगा, मतलब एक और डिस्ट्रक्शन करके दूसरा इंडेक्स लेना पड़ेगा, उसको नाम कुछ भी रख लो, मैं रख रहा हूँ सेट, मतलब इसको अपडेट करने का सेट। ये आपके पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करके आपको जो भी इसमें अपडेट करवाना है करवा लो। तो आपने इस तरीके से अपडेट नहीं करना, बल्कि यहाँ पे सेट स्टेट कॉल करना है, इसको कॉल करना है। इसके अंदर जो डेटा रखोगे वो अपडेट हो जाएगा। मैंने रख दिया 1, सेव करा, यहाँ पे आकर रिलोड करा। अब देखें, मैं अमीन आलम पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें हो गया। यहाँ पे एलिमेंट में जाते हैं, एलिमेंट में आपको जाके दिखाता हूँ डॉम कैसे वर्किंग कर रहा है। देखें, ये देखें, 0 को गौर से देखना, ये तो 0 है ये वाला, इसको गौर से देखना। ये देखें, ये है आपका वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम ने देखें क्या करा, डायरेक्ट उस एलिमेंट को टारगेट करा जिसको अपडेट करना था, सिर्फ उसको अपडेट करा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि वर्चुअल डॉम उसने बनाया, पहले अपने वर्चुअल डॉम को पूरा रेंडर करा, जब वर्चुअल डॉम को रेंडर करा तो उसको पता गया यहाँ चेंजेस हैं। चेंजेस उठाए, रियल डॉम में सिर्फ जाके चेंजेस को ऐड करा और दूसरी चीजों को ऐड नहीं करा। तो जो डॉम की ट्री थी, इस ट्री के अंदर आके इसने सिर्फ इसको अपडेट करा है। दोबारा गौर से देखना, ये देखो 0 को गौर से देखो। जैसे ही मैंने अमीन आलम पे क्लिक करा, देखो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट रेंडर हुआ है। पूरा पेज रेंडर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेज अगर लोडेड हो, इतना बड़ा पेज हो, फेसबुक का बार बार रेंडर हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी भाई। वो तो पेज संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। वो तो एक तरह से हमारा बोझ बन जाएगा हमारे लिए। अब सवाल ये आता है, इसको हम काउंटर कैसे बनाए, 0 1 2 3? तो अभी क्योंकि मैंने यहाँ 1 करा, काउंटर बनाने का एक तरीका है कि जो करंट स्टेट है इसी के अंदर एक प्लस करवा लें। ठीक है, जैसे करंट स्टेट +1, इससे क्या फायदा होगा कि करंट, आइए, करंट स्टेट +1 का मतलब क्या है कि पुराना वाला स्टेट क्या है, कोई भी हो, उसके अंदर एक मिलाओ और सेड स्टेट को दे दो, सेड स्टेट जाकर अपडेट कर देगा। सही है, आगे आते हैं, रिलोड करते हैं। 0 1 2 भी देखें, उसको देखें, एलिमेंट को कैसा अपडेट हो रहा है। ये है आपका स्टेट जो अभी हमने यूज कर लिया। कितना जबरदस्त काम हो गया। यहाँ पर हमने स्टेट पढ़ ली है, चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट जेस नहीं आ रही अभी तक। यहाँ पर क्या है, prop are read only information that pass to component state is information that can be changed over time, usually triggered by user interaction. Prop are used defined by component behavior, state is used to style। नहीं, नीचे वाला भी गलत है, ऊपर वाला सही है।
ये देखें, proofs are read only information, बिल्कुल, that pass to component. State is the information that can change over time, usually triggered by user. तो state भी read only है, लेकिन change हो सकता है, जो अभी तरीका मैंने आपको सिखाया। नीचे आते हैं, रिएक्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे कैसे जाएंगे? तो नेक्स्ट पे जाने के लिए आपके पास ये सारा पुराना कोड था, ये था फ्रॉम रिएक्ट टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको कुछ एडिशनल चीजें दे रहा है, जैसे कि क्लाइंट कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट, जो नेक्स्ट जो रिएक्ट की चीजें लेकिन नेक्स्ट में आ जाती है, तो ये फायदा है। तो रिएक्ट जो यूआई देखेगा, नेक्स्ट एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन देखेगा। देखें, नेक्स्ट हैंडल्स मच सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन, ऐड एडिशनल फीचर, हेल्प यू रिएक्ट एप्लीकेशन। मतलब रिएक्ट एप्लीकेशन में जो एडिशनल चीजें हमें चाहिए वो सारी हमें बताया। आगे बढ़ते हैं, इंस्टॉलिंग नेक्स्ट पे आते हैं, एंड रिफैक्टर योर नेक्स्ट टू रिएक्ट ऐप टू नेक्स्ट। इंस्टॉलिंग कैसे करेंगे? इंस्टॉलेशन का ये प्रोसेस है कि इस प्रोसेस के तहत आप अपने पास npm आपने यूज करना पड़ेगा। उन्होंने तरीका बताया, पैकेट डॉट जेसन की इन्होंने कहा एक ब्लैंक फाइल बनाओ, हम जाते हैं बना लेते हैं भाई, एक ब्लैंक फाइल पैकेट डॉट जेसन की बना ली, और क्या करें? और इन्होंने बताया कि ये पैकेज इंस्टॉल करो सारे, npm के थ्रू काम करेंगे ना, थोड़ा सा एडवांस आ जाते हैं। अभी हम cdn के थ्रू कर रहे थे। दो अप्रोच होते हैं पैकेज लाने के, एक होता है कि cdn वाला, एक होता है पैकेट डॉट जेसन से करो। अभी हम cdn वाला यूज कर रहे थे, अब हम जा रहे हैं पैकेट डॉट जेसन पे, जो अच्छा अप्रोच है। ये वाला अच्छा नहीं है, लेकिन सीख हमने दोनों की है। अच्छा, एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसा क्यों आया? npm मस्ट बी एच नोट अ जावास्क्रिप्ट। इन्होंने कहा जो पैकेट डॉट जेसन है ना भाई, इसमें कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो कुछ। बात सही भी है, लेकिन चल रहा है, रन हो रहा है। ये थोड़ी देर में जैसे ही रन होता है, ये सारे पैकेजेस हमारे पास आ जाएंगे। जब तक ये हमारे पास डाउनलोडिंग हो रही है npm की, हम कुछ बात समझ लेते हैं। बात ये समझे, फिर रिएक्ट क्यों यूज हुई? आपने कहा रिएक्ट के पास हुक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसकी कोर चीजें। रिएक्ट डॉम क्यों यूज हुआ? क्योंकि उसने अपना वर्चुअल डॉम का इतना जबरदस्त मैकेनिज्म बनाया है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या है? डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग मतलब हमने प्रोग्रामिंग जो करनी है वो करके रिएक्ट को बता दी, अब रिएक्ट की जिम्मेदारी है डॉम को बताना। सही है, ये डिक्लेरेटिव हो गई। इसमें स्टेट मैनेजमेंट क्यों आई? स्टेट मैनेजमेंट इसलिए आई ताकि वो, उन्होंने अपनी फंक्शनलिटी दी है ताकि वो रेंडर को संभाल सके कि कहाँ पर रेंडर करना है। उनको क्या पता रेंडर कहाँ करना है? अब उनको पता लग गया जैसे ये स्टेट अपडेट होगा मुझे जाकर रेंडर करना है। रेंडर करने का जो प्रोसेस उसका वर्चुअल डॉम वाला दायरे वही फॉलो होगा। तो जैसे ही मैंने स्टेट अपडेट करा, रिएक्ट को पता लग गया कि मुझे दोबारा से रेंडर करना है, इनका स्टेट अपडेट हुआ है। स्टेट अपडेट मतलब वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हुई है, उसने जाके उसको अपडेट को जाकर चेंज करके दिखा दिया। काउंटर एग्जाम्पल आपके सामने, वर्चुअल डोम आपने देख लिया, बेबल आपने देख लिया, उसका कंपाइलर था। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट के ऊपर, और नेक्स्ट को कोई भी पैकेज यूज करने का दो तरीके हैं, या तो सीडीएन लेके आ जाए या तो उसका एनपीएम से इंस्टॉल कर लें। एनपीएम से इंस्टॉल करने के लिए पैकेट डॉट जेसन चाहिए, सीडीएन वाला सिंपल तरीका। हम अब जा रहे हैं एनपीएम वाले तरीके में, क्योंकि वो तरीका रिकमेंडेड है, ऑफिशियल सही तरीका है इस्तेमाल करने का। लेकिन सीडीएन वाला भी आपको आना चाहिए, और वो आ चुका है। अब ये पैकेज मेरे पास होपफुल इंस्टॉल हो गए। अब पैकेज मैं आपको स्क्रीन दोबारा से अपनी शो कर रहा हूँ। ये देखें, इन्होंने कहा जब पैकेज इंस्टॉल होंगे तो ये नजर आना चाहिए। अब हम जाते हैं देखते हैं, बिल्कुल यही नजर आ रहा है। नेक्स्ट जेस का वर्जन 14.215 है, रिएक्ट का वर्जन 18 है, रिएक्ट डोम का वर्जन 18 है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए रिएक्ट 18 चल रही है इस पर, नेक्स्ट जेस 14 चल रही है। ये याद होना जरूरी है ताकि किसी को बता सके ना इंटरव्यू में। आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या है? अब आप ना ये सारी चीजें अपने कोड से मिटा दें, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से। बिल्कुल मिटा देते हैं भाई, सब मिटा देते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आ जाए, इंडेक्स एचटीएमएल में आए, सारा एचटीएमएल मिटा दें सारा। ये मिटाया, ये मिटाया, सब भाई मिटा दिया। ये साथ साथ ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, नीचे की चीजें भी मिटा दी, सब मिटा दिया, सिर्फ ये रह गया। अब क्या करना है भाई? सब तो मिटा दिया। अब इन्होंने कहा एक काम करो, ये ऐड करो, यूज स्टेट। कर देते हैं भाई, इसको ऐड कर देते हैं। कर दिया, और बोले ज्यादा मिटा दिया मेरे ख्याल से, इतना छोड़ना था। सही, और नीचे की ये बॉडी और एचटीएमएल की जो चीजें सिर्फ वो मिटाने की। अब हम टॉप पर आए, हमने सिर्फ ये इंपोर्ट करा, इंपोर्ट। आपको पता है पहले हमारे पास क्योंकि सीडीएन लगा हुआ था तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी रिएक्ट को, क्योंकि अब हमने प्रॉपर उसका मॉड्यूल इंस्टॉल करा है। मॉड्यूल अप्रोच समझते हैं ना,
मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो करिए तो हमें अब इम्पोर्ट करके यूज स्टेट लाना पड़ेगा, क्योंकि वाइज ये चीज़ें जो बाहर से आ रही थी और एक और चीज़ें जो बाहर से आ रही थी। तो अब जो करंट कोड है हमारा वो क्या क्या है, इन्होंने मिटवाया क्या था गौर से देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एंड बाइडी एंड ये क्रिएट एलिमेंट मेथड ये भी मिटवाया था, और ये यूज स्टेट का फंक्शन भी मिटवाया था। हम यहाँ पर आके देखते हैं, ये मिटवाया था, ये मिटवाया था, सारी चीज़ें मिटवाई थी वो है। तो उसका मतलब लास्ट में जो हमारे पास ये चीज़ें थी ये भी हमें मिटानी है, ये मिटानी। और क्या क्या मिटाना है, तो फंक्शन हमारे पास है बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। और ये भी मिटाना है, सही है। अभी सिंपल सिंपल रखना। दूसरा उन्होंने काम ये दिया कि जो आपका HTML है उसको JSX या JS या JSX कर दो। हमने फौरन से इसका वो अपडेट करा, JSX कर दिया। ठीक है, फौरन कोड सही हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो ये हो गया कोड से। अब मेरे पास क्या हो रहा है, रिएक्ट इंपोर्ट हो रही है, एक हेडर बन रहा है, एक फंक्शन होम पेज बन रहा है, ये सारा काम हो रहा है। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस रन हो रहे हैं, चल रहे हैं, जबरदस्त काम हुआ है। क्रिएटिंग योर फर्स्ट पेज करने के लिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाहिए होगा आपको। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐड कर देते हैं, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं। अगर मैं आपको आसान जबान में समझाऊं तो करा क्या, हमने पहला HTML मिटा दी, सही है, सारी HTML मिटा। HTML जब मिटाई तो जाहिर है सिर्फ जावास्क्रिप्ट रह गई, फिर हमने अपना फॉर्मेट चेंज करा, इंडेक्स डॉट HTML के बजाय इंडेक्स डॉट JSX करा। जब इंडेक्स डॉट JSX करा तो ये JSX का फॉर्मेट है। हमारे पास पहले जो पैकेजेस थे वो CDN की मदद से थे, मतलब स्क्रिप्ट में लगे हुए थे। अब हम पैकेजेस लेकर आ गए पैकेट डॉट जेसन की मदद से। तो हमारे पास एक पैकेज यूज हो रहा था यूज स्टेट का, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया ताकि जो यूज हो रहा है इसको यूज करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इंपोर्ट करते वक्त हमने यहाँ पर रिएक्ट यूज स्टेट को डिस्ट्रक्चरिंग करके इंपोर्ट करा है। अगर मैं इसको ऐसे इंपोर्ट करता तो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट चल जाता नीचे जैसे चल रहा है। दो ऑप्शन है, या तो इस तरीके से मैं इंपोर्ट कर लूँ रिएक्ट डॉट रिएक्ट करके, या तो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट लेना पड़ेगा, या तो डिस्ट्रक्चर कर लूँ। अभी मैं ये वाला तरीका फॉलो करता हूँ। दूसरा, एडिशनल जितनी चीजें थी मैंने सब मिटा दी, मतलब जो एलिमेंट था, क्योंकि अब तो HTML रही नहीं ना, जब HTML रही नहीं तो HTML का एलिमेंट क्यों गेट करना है, HTML का एलिमेंट मिटा दिया। फिर वो जो रिएक्ट का रूट बना हुआ था वो भी मिटा दिया, रेंडर था वो भी मिटा दिया। तो नेक्स्ट.जेएस का काम है कि वो अब नेक्स्ट.जेएस संभालेगा, क्योंकि फ्रेमवर्क आ गया, फ्रेमवर्क ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। फ्रेमवर्क ये कहता है कि मेरी एक कन्वेंशन है जो आपने फॉलो करनी है, कि जो फाइल का नाम है वो आपने पेज के नाम से बनाना है, पेज डॉट जेएसएक्स या पेज डॉट जेएस। ये कन्वेंशन है फ्रेमवर्क की। उसने कहा इस कन्वेंशन को फॉलो करें, कोई भी। अभी मैं सब अगर मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, इतना सिंपल कर दूं उसको, इतना सिंपल मिलेगा। तो इसने कन्वेंशन ने क्या कहा कि आप एक पेज डॉट, अगर देखा जाए तो सब मिटा दिया है मैंने, सिर्फ पेज डॉट जेएसएक्स की फाइल बनाई है। और उसमें मैंने क्या लिखा है, एक फंक्शन, फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा है, होम पेज लिखा है और होम पेज के अंदर ये बनाया। तो ये कन्वेंशन है कि आप पेज डॉट टीएसएक्स या पेज डॉट जेएसएक्स की फाइल बनाए। फाइल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर एक फंक्शन बनाना है, उसको आप कंपोनेंट बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोलेंगे, उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दें तो नेक्स्ट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको खुद पिक कर लेगा, खुद से पिक कर लेगा। अगर मुझे अपना पुराना वाला आर्किटेक्चर यूज करना है, मुझे तो क्या चाहिए था, पुराने वाले टेक्स्ट टाइप में मुझे एक और कंपोनेंट चाहिए था, तो एक और कंपोनेंट बना लें। इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्यों नहीं करना, क्योंकि ये बराबर में यूज हो रहा है, यहीं पर यूज हो रहा है। इसमें प्रॉप यूज हो रहा है, वही तरीका है प्रॉप यूज करने का, कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें स्टेट यूज हो रहा है, अब क्योंकि स्टेट बाहर से आ रहा है तो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट हम यूज कर रहे थे, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट यहाँ से रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रक्चरिंग, रिएक्ट इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर करके डायरेक्ट यूज स्टेट मंगवा लो और यूज स्टेट को यहाँ डायरेक्ट यूज कर लो, रिएक्ट को नोटेशन करने की जरूरत नहीं। ये जावास्क्रिप्ट है, अगर आपको नहीं आती तो आप जावास्क्रिप्ट को पहले जाके थोड़ा समझ लें, सीख लें। तो ये सारा सिंपल तरीका है, चल गया है। अब इसको मैं जैसे ही रन करूंगा, यहाँ पर देखें कितनी फाइल है, पेज डॉट जेएसएक्स की फाइल है, मॉड्यूल की फाइल है, पैकेट लॉग जेसन की फाइल है, पैकेट जेसन है, एक और फाइल बनेगी लेआउट जेएसएक्स की, वो क्या होती है जब हम रन करते हैं फिर देखेंगे। सॉरी, हम इसको रन करने का अब एक और मसला है, रन करना पड़ेगा हमें सर्वर से। पहली चीज़ है हमें ये स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी पैकेट डॉट जेसन में। ये स्क्रिप्ट क्या है, ताकि हम इसको बता सकें कि हमारा सर्वर कैसे रन होगा। ये स्क्रिप्ट ऐड कर दी मैंने। और क्या करना है,
नीचे आते हैं, उन्होंने कहा है कि आप एक काम करें, npm run dev के कमांड चलाएं, बिल्कुल चलाते हैं। यहीं पर आके यहीं पर रन कर देते हैं। npm run dev ने क्या करा, एक सर्वर रन करा लोकल 3000, लेकिन उसके बाद एरर आ गया। एरर किस पर आया है, फाइल नेम पर आया है, क्योंकि पेज डॉट जेएस उसने पढ़ा नहीं, क्यों नहीं पढ़ा ये मुझे समझ नहीं आया। मैं पेज डॉट जेएस कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी भी आया, कुड नॉट फाइंड पेजेस और ऐप डायरेक्टरी। अच्छा, एक ऐप डायरेक्टरी बनाते हैं, इसमें मूव करते हैं, अब रन करते हैं। हो गया। अच्छा, इसकी ना कुछ कन्वेंशन थी, इन्होंने कहा पेज डॉट जेएस होनी चाहिए, लेकिन एक ऐप डायरेक्टरी भी होनी चाहिए उसके अंदर रखें, क्योंकि नेक्स्ट जेएस में दो चीजें, या तो आपके पास ऐप डायरेक्टरी होती है या पेजेस होती है। पेजेस जो है डेप्रिकेट हो गई, ये पुरानी हो गई। ऐप जो है न्यू है, तो हम न्यू वाली यूज करें, तो ऐप डायरेक्टरी आपने बनानी है। नेक्स्ट जेएस को मालूम है कि मुझे ऐप डायरेक्टरी में जाना है। ऐप डायरेक्टरी के अंदर जाके फाइंड करना है पेज डॉट जेएस या पेज डॉट जेएस, दोनों में से कोई भी हो, मसला नहीं है। वो फाइंड करने के बाद उसको अंदर जो डिफॉल्ट वाला फंक्शन है, ये वाला, ये जो डिफॉल्ट है, इसको रन कर देना। बस ये काम है उसको, और कुछ नहीं। अब डिफॉल्ट के अंदर मेरी मर्जी, मैंने एक कंपोनेंट इंपोर्ट करा हुआ, ऊपर बनाया हुआ, ये सारा काम मैंने करे में। साथ साथ अगर मैं इस कंपोनेंट को मिटा दूं थोड़ी देर के लिए आपको आसान करने के लिए, तो देखें अभी ये पेज रन होगा। सिंपल। हम जाते हैं लोकल होस्ट 3000 पर, हमारा सर्वर रन हुआ है। तो देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा। यहाँ पर देखें, ये अपनी कंपाइलिंग कर रहा है। कंपाइलिंग मतलब ये एक फोल्डर बनाता है, उसको बना रहा है। कंपाइलेशन हो गई है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 आ गई है। जबरदस्त काम हो गया। अगर मैं पुरानी वाली चीजें लेकर आऊँ, मैं कहूँ भाई मुझे एक और चीज चाहिए, वो क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए। कौन सा वाला फंक्शन चाहिए, ये वाला, हेडर। हेडर ऊपर बनाया, यूज सेट कॉल करा, तो एक मसला है, और वो मसला एरर आएगा। एरर क्या आएगा, चलाते हैं। ये देखें एरर आएगा। एरर में एक बात देखिए, यू आर importing component that need use set, it only work in a client component but none of its parents are marked in the। आसान जबान में हम समझा रहे हैं। आसान जबान में समझा रहे हैं, जब हम नेक्स्ट पर आए, मूव हुए, तो नेक्स्ट के हिसाब से हमने सारी चीजें चेंज करी हैं। क्या क्या चेंज करा, एचटीएमएल को हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, हमने कहा नेक्स्ट संभालेगा। फिर क्या करा, एक ऐप डायरेक्टरी बनाई। फिर क्या करा, ऐप डायरेक्टरी के अंदर पेज डॉट जेएसएक्स बनाई है, पेज डॉट जेएस बनाई। फिर उसमें हमने एक फंक्शन लिखा, उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा। तो ये एक कोड था जरूरी। फिर हमने अपनी कुछ और एडिशनल चीजें लगाई, जैसे कि हमने लगाया फंक्शन हेडर। उस हेडर के नाम से कंपोनेंट बनाया, उस कंपोनेंट को यहाँ पर नीचे इस्तेमाल करा। फिर अब उस कंपोनेंट को इस्तेमाल करा, तो इस्तेमाल करते वक्त उस कंपोनेंट में स्टेट यूज हो रहा था। अब इसने हमें एरर क्या दिया, इसने एरर ये दिया कि जो स्टेट आप यूज कर रहे हो भाई, ये स्टेट आप नेक्स्ट जिसमें सर्वर कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते, तो उसको हम मिटा देते हैं। हम बोल रहे हैं भाई ये तो मना हो गया। डायरेक्ट डायरेक्ट ये प्रोफाइल लेकर आया। अब मैं अगर चलाता हूँ, सिंपल और सिंपल कर दिया। अब देखें आगे, तो ये क्या मजाक है कि नेक्स्ट जेस में यूज स्टेट कॉल नहीं कर सकते। यूज स्टेट लगाना हो तो नेक्स्ट जेस में कैसे लगेगा। तो शुरू में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, नेक्स्ट जेस के बाद दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट। लेकिन जब हम रिएक्ट पे थे, तो रिएक्ट पे सिर्फ एक ही टाइप का कंपोनेंट होता है, वो होता है क्लाइंट कंपोनेंट। तो इसका मतलब है ये भी रिएक्ट की फंक्शनलिटी है, जाहिर है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो यूज स्टेट है वो चलता था क्लाइंट कंपोनेंट पे, और नेक्स्ट जेस बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट चलाता है। तो शायद ये प्रॉब्लम होगी कि ये जो कंपोनेंट है ये सर्वर कंपोनेंट है, और जो शेडो है हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाने का। आसान और करते हैं, नेक्स्ट जेस बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट चलाता है, रिएक्ट बाय डिफॉल्ट क्लाइंट कंपोनेंट चलाता है। तो जो यूज स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट में होता है, सर्वर कंपोनेंट में नहीं होता। पहली चीज। दूसरी चीज, कि सर्वर कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट में कैसे लेके जाए। तो सर्वर कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट में ले आने के लिए जरूरत क्या पड़ेगी, यूज स्टेट। यूज स्टेट के अलावा एक और जरूरत पड़ेगी। वो जरूरत क्या है कि इन केस अगर यहाँ पे मुझे ऑन क्लिक लगाना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बटन लगाया, बटन पे मैंने लगाया एडमी, यहाँ पे मैंने लगाया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर मैंने एक एरर फंक्शन बनाया, उसमें कंट्रोल करा लिया। तो यहाँ पर भी देखें एक एरर आएगा। हम आते हैं यहाँ पर, देखें एरर आ गया।
ये क्या मजाक है, इन्होंने कहा इवेंट हैंडलर कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट। ये क्या मजाक है, इसका मतलब ये तो हमें ऑन क्लिक भी लगाने नहीं दे रहा भाई। तो सर्वर कंपोनेंट में आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें आप पेज के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, नहीं कर सकते। तो स्टेट में क्या हो रहा था, पेज के साथ इंटरेक्शन हो रही थी, पेज अपडेट हो रहा था। ऑन क्लिक में क्या हो रहा है, ऑन क्लिक में भी पेज के साथ मतलब इंटरेक्शन हो रही है। तो नेक्स्ट जेस बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट देता है, सर्वर कंपोनेंट में ये दो काम हम नहीं कर सकते, तो हम अब कैसे करें। अब हमें चाहिए क्लाइंट कंपोनेंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो सर्वर कंपोनेंट आ रहा है। तो क्लाइंट कंपोनेंट लाने के लिए आपने यहाँ पर ऊपर लिखना है यूज स्टेट, ये लिखा, वो सॉरी यूज क्लाइंट। यूज क्लाइंट जैसे आप यहाँ लिखेंगे ये तो कंपोनेंट है, ये क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। अब हम आते हैं, अब देखें एड में चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, देख रहे हैं। तो एड में आपके पास चल रहा है, इसका कंसोल अभी ब्लैंक आ रहा होगा, ये आ रहा है कंसोल में, देखें हेलो भी आ रहा है, देख रहे हैं कंसोल में हेलो लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये, और अब मैं चलाता हूँ, देखें एरर आ गया। अगर मैं ये बटन भी हटा देता हूँ, अब मैं चलाता हूँ, देखें एरर चली गई। और अगर यहाँ पर मैं कंसोल, अगर मैं बोलूँ एक बात और समझ में आई, अगर यहाँ पर मैं कंसोल लगा दूँ कुछ भी, तो ये कंसोल जा कहाँ रहा है, जब ये कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट है, ब्राउजर पे ये चलता ही नहीं है, ब्राउजर पे सिर्फ डिस्प्ले होता है, तो ये कंसोल कहाँ जाएगा। हम यहाँ पे रन करते हैं, देखते हैं कंसोल में, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, रिफ्रेश करा यहाँ कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब कंसोल तक यहाँ नहीं आ रहा। और अगर मैं अपने यहाँ पर जाता हूँ नीचे, तो देखें कंसोल ये आ रहा सर्वर पर। तो हमें चीज सीखने को मिल गई, नेक्स्ट जेस के बाद सर्वर कंपोनेंट और नेक्स्ट जेस के बाद क्लाइंट कंपोनेंट, दोनों अलग अलग चीजें। तो देखें कंसोल भी सर्वर पर आया है, और जैसे ही यहाँ पे मैं यूज क्लाइंट लिखूंगा ऊपर, यूज क्लाइंट लिखा, पेज खुद को रिलोड हुआ, और अब मेरा जो कंसोल है देखो क्या आ रहा है, क्लाइंट पर आ रहा है। तो ये फर्क है क्लाइंट और सर्वर का। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन भी हम सीखते हैं समझते हैं, उससे पहले एक काम ये करते हैं, क्लाइंट तो समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर ऑन क्लिक लगा के देखूँ, और इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, बैकवर्ड चले जाते हैं, ऑन क्लिक लगाते हैं यूज क्लाइंट। तो क्या ये ऑन क्लिक वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा, अभी कर भी रहा था, एडमिन देखने वर्किंग कर रहा है। क्या मैं स्टेट वाला कोड दोबारा लाऊं, पीछे जाते हैं बैक पे, ये था स्टेट वाला कोड, यही था, बिल्कुल यही था। इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉप पे यूज क्लाइंट, यूज क्लाइंट करा, वापस आए, यहाँ से रिलोड करा। अब मैं अमीन आलम पे लेस कर रहा हूँ, देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रिएक्ट जेएस से नेक्स्ट जेएस पे शिफ्ट कैसे होना है ये आपने सीख लिया। अगर मैं डायरेक्ट नेक्स्ट जेएस आपको बताता तो ये बड़ा आसान काम था, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि रिएक्ट से नेक्स्ट पे शिफ्ट होने के दरमियान ना हमने कंपेरिजन देखे कि कंपेरिजन क्या है। तो यूज क्लाइंट हमने सीख लिया, लेकिन हम बोल रहे हैं ये तो प्रॉब्लम हो गई, सर्वर कंपोनेंट बनाया था नेक्स्ट जेएस ने, हमने तो सर्वर कंपोनेंट खत्म ही कर दिया। अगर देखा जाए तो ऑन क्लिक का लगा हुआ है हेडर में, अगर देखा जाए तो स्टेट का लगा हुआ हेडर में, तो क्लाइंट कंपोनेंट की जरूरत किसको थी, हेडर को थी। होम पेज को तो क्लाइंट कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं थी। तो जब मैंने यूपर यूज क्लाइंट लिखा तो दोनों को मिल गया यूज क्लाइंट की, जबकि मुझे जरूरत सिर्फ ऊपर वाले की थी, नीचे वाले की नहीं थी। अब ये भी सीखेंगे इन दोनों का फायदा क्या है, क्यों हम वो यूज करते हैं, क्यों हम ये यूज करते हैं। तो क्यों ना मैं यहाँ पर, अब एक चीज नोट करें, लेआउट डॉट जेएस की फाइल बन गई, लेआउट डॉट जेएस को थोड़ी देर बाद एक्सपोर्ट करें। क्यों ना मैं यहाँ पर बाहर की साइड पे एक कंपोनेंट के नाम से डायरेक्टरी बनाऊं, बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर, और जितनी भी चीजें वहां यहाँ ले जाऊं, और यहाँ पर मैं बनाऊं कैपिटल एच से बनाना है, कोशिश करें जब भी बनाए, हेडर डॉट जेएसएक्स। और ये जो मेरा पेज के अंदर हेडर है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँ और हेडर डॉट जेएसएक्स में ले जाऊँ, और यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लूँ। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने के बाद यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इम्पोर्ट करूँ, इम्पोर्ट करते हुए मैं कहूँ हेडर को इम्पोर्ट करना है, कहाँ से करना है, मैं कहूँ @components स्लैश हेडर, और यहाँ पर मैं हेडर को यूज़ करूँ। पहले चला के देखते हैं, हेडर उसको मिला नहीं। एक और तरीका है मेरे पास, क्योंकि वो @ का मैकेनिज्म बनाया हुआ नहीं है। बैक पे जाते हैं, कंपोनेंट्स में जाते हैं, यहाँ पे ये ऐसे मिल गया। मैंने क्या कहा, जो मेरी करंट लोकेशन है उसमें 2 स्टेप बैक जाओ, डबल डॉट का मतलब होता है 2 स्टेप बैक।
वहां पे कंपोनेंट से, कंपोनेंट में हेडर है, वहां से ये हेडर उठा के ले आओ, सिर्फ ये करा है। और दायरा है, उसको हेडर के अंदर ये चीजें भी लेके जानी है मुझे, ये चीजें भी मैं हेडर में लेके चली जाऊँ। जो चीजें कॉपी करनी थी वो ले गए। यहाँ पे सिंपल है, रन भी हो रहा है, पेज चल भी रहा है। तो अगर देखें ये हुआ क्या है, हेडर को अलग क्यों लिखे गया, आप देखें ये जो पेज डॉट जेएसएक्स है ये कौन सा कंपोनेंट, सर्वर है क्लाइंट, बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट है। लेकिन इसके अंदर जो हेडर है ये हेडर अलग पेज पे लेगा, और यहाँ पे हमने यूज क्लाइंट ऊपर लिख दिया, तो ये हेडर जो है ये क्लाइंट कंपोनेंट है, और जो होम पेज है ये सर्वर कंपोनेंट है। अब बात आती है कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट के दोनों अलग अलग क्यों करें, और इसकी रीजन क्या थी। पहले हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, अभी तो हमने थोड़े थोड़े एरर सॉल्व करें। डॉक्यूमेंटेशन पे जाके इन चीजों को देखते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन पे हर चीज पूरी डिटेल में सिखाई हुई है। सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट के नाम से पेज है। यहाँ पर देखें ये डिफरेंस आपको बता रहे हैं। ये कहते हैं क्लाइंट और सर्वर में एक फर्क है। क्लाइंट मतलब आपका ब्राउजर, आपकी डिवाइस, आपका मोबाइल के ऊपर जो लोड हो रहा है। सर्वर मतलब जो दूसरी लोकेशन पे चल रहा है। तो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो नेटवर्क के थ्रू हो रही है, तो नेटवर्क इसके दरमियान एक बाउंड्री है। ठीक है। नेटवर्क बाउंड्री का मतलब क्या है, जो नजर आ रही है, नेटवर्क दरमियान में मौजूद है बाउंड्री के तौर पर। तो जब भी कोई चीज क्लाइंट पर है मतलब वो आपके लैपटॉप पर है, और जब भी कोई चीज सर्वर पर मतलब वो किसी और लोकेशन पे रखी हुई नेटवर्क से पास हो रही है। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं, सपोज करें कि मेरे पास चाय अभी आई है किचन से बनकर। अब वो चाय बनी बनाई आई है, चाय का कलर ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर है, और जैसे ही मेरे पास चाय आई मैंने चाय पी और बात खत्म हो गई। तो किचन जो सर्वर हो गया, और जो मेरा ये टेबल है ये क्लाइंट हो गया, ये मेरे पास है ना। और दरमियान में जो ये रास्ता है ये नेटवर्क हो गया। ठीक है। अब चाय बनी कहाँ पर, सर्वर पे बनी, क्लाइंट पे बनी। सर्वर पे बनी है, लेकिन क्लाइंट पे क्यों आई है, ताकि मैं पी सकूं। तो चाय बनाने का काम जो है वो कहाँ हुआ है, सर्वर पे हुआ है। तो जो बनाने वाला काम है इसको हम बोलेंगे रेंडर। क्या बोलेंगे, रेंडर। तो जो रेंडर वाला काम हुआ है कहाँ पे हुआ है, रेंडर वाला काम आपका हुआ है सर्वर पर। और सर्वर पे बनी, बनने के बाद मेरे पास कब आया, बना बनाया मैंने पी लिया। तो क्लाइंट ने इस्तेमाल करी लेकिन बनी सर्वर पर थी, ये होता है सर्वर कंपोनेंट। फिर रेंडर का जो काम हुआ वो सर्वर पे हुआ। अब एक ऑप्शन होता है कि चाय किचन में नहीं बनी, बल्कि किचन से चाय का सामान आया, जैसे टी पैक होता है, गर्म पानी हॉट वाटर होता है, वो सामान मेरे पास आ गया। मैंने खुद ही टी पैक लग डाला उसमें, खुद ही उसमें अपनी मर्जी की शुगर डाल ऐड करी, उसको मतलब स्पून से मिक्स करा और पी लिया। तो इस केस में मैं क्या कहूंगा, इस केस में मैं कहूंगा चीजें अभी भी मेरे पास सर्वर से ही आई हैं, लेकिन उसका जो रेंडर वाला काम है वो मैंने क्लाइंट पे बैठ के करा है। इसको हम कहते हैं क्लाइंट कंपोनेंट। तो नेटवर्क बाउंड्री क्या है कि अगर कोई चीज रेंडर सर्वर पर होगी तो बनी बनाई मेरे पास आ रही है नेटवर्क से। और कोई चीज अगर क्लाइंट पे रन होगी तो सिर्फ वहां सर्वर से चीजें उठकर आती हैं, क्लाइंट को ऊपर तैयार होती है, फिर वो शो होती है। समझ गए। तो इसका मतलब जो पेज बनने वाला काम होता है वो रेंडर का काम होता है। इसका मतलब जो डॉम बनता है, डॉम चलता है, वो कहाँ चलता है, रेंडर जब होता है ना, जब डॉम चलता है। तो सर्वर कंपोनेंट मतलब डॉम का बना, सर्वर पे बना। क्लाइंट कंपोनेंट मतलब डॉम का बना, क्लाइंट पे बना। तो यही वजह है, जो ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक का हो रहा है मेरी स्क्रीन पे हो रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है भाई क्लाइंट कंपोनेंट यूज करो, सर्वर कंपोनेंट यूज हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट मतलब वहां से चीज बन के आ रही है। इसका मतलब मैं अगर चाय किचन से बनवा के यहाँ पर मैं बोलूँ कि चीनी मुझे कम ज्यादा करनी है, तो वो तो अलाउ ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो वहां से बन के आई है। अगर मैं अपने पास चीनी कम ज्यादा करूँ, ये तो क्लाइंट हो गया। तो फिर तो बेहतर है कि मैं टी पैक बना के अपनी मर्जी की चीनी अपनी चीजें डाल के अपने हिसाब से इस्तेमाल करूँ। सही है। तो जो क्लाइंट कंपोनेंट की अप्रोच आएगी, ये क्यों आएगी, ताकि जब आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन करनी हो, जैसे कि मुझे चाय में चीनी ऐड करनी थी, मुझे क्लाइंट पर रहते हुए कुछ अपडेट करनी थी। तो आपको क्लाइंट पर रहते हुए कुछ अपडेट करनी हो, पहली चीज स्टेट अपडेट करनी है, दूसरी चीज ऑन क्लिक करना है, या कोई डेटा फेच करवाना है, कोई भी ऐसा काम आपने करवाना है जो क्लाइंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आपने क्लाइंट कंपोनेंट यूज करना होगा। तो उसका मतलब रेंडर का प्रोसेस कहाँ चलेगा, क्लाइंट पर। तो आप ये देखें, ये तो इसके अंदर स्टेट अपडेट हो रहा है, कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। और जब मैं इस स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट है मेरे सामने राइट अवे रन टाइम पर मेरा पेज रेंडर हो, तो ये रेंडर क्लाइंट पर होगा। तो इसलिए यूज क्लाइंट यूज हुआ है। और इसीलिए यूज स्टेट जो है वो क्लाइंट के नहीं होता है, और वो क्लाइंट के ऊपर ही चलता है। लेकिन जब ये चीजें नहीं हो तो वो सर्वर कंपोनेंट है। अब बात ये है कि सर्वर कंपोनेंट बनाया है क्यों। आपने वेब ब्राउजिंग समझते हैं, वेब ब्राउजिंग क्या होती है, जब गूगल पे जाकर हम वेब पे कोई भी चीज सर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग मतलब वेब पे कोई चीज सर्च हुई। वेब पे सर्च होने का मतलब क्या है, अगर मैं अपने आसपास देखूं कोई रैपर पड़ा हुआ है, इसको मैं बोलूंगा सर्चिंग, या इसको मैं बोलूंगा ब्राउजिंग। अगर मैं कहूँ पूरे इस लोकेशन पे जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे कोई रैपर पड़ा हुआ है, तो उसको भी मैं सर्चिंग बोलूंगा। पूरी पूरी दुनिया में मुझे रैपर ढूंढना है, उसको भी मैं सर्चिंग बोलूंगा। तो मुझे ये बताएं सर्चिंग कहाँ पर होती है, सर्चिंग सर्वर पर होती है, सर्चिंग क्लाइंट में, सर्चिंग होती है दरमियान में नेटवर्क बाउंड्री पे। तो सर्चिंग वाला जो काम है ना वो बीच में, नेटवर्क बाउंड्री। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं सर्चिंग करूँ
और मैं कहूँ जो ब्राउन कलर की चाय ढूंढो, मतलब मैं कहूँ लाइट ब्राउन कलर की कोई भी चीज ढूंढो। अभी हम अपना डेटा कम करते हैं, हम बोलते हैं लाइट ब्राउन कलर की दुनिया में सिर्फ चाय होती है, आसान करने के लिए। तो अगर मेरी चाय तैयार हो चुकी है किचन में, मतलब सर्वर के ऊपर रेंडर हो चुका है डेटा, तो जब मैं यहाँ कहूंगा कि नेटवर्क बाउंड्री पे जाकर फाइंड करो ब्राउन कलर का कोई भी टी है मुझे ला कर दो, तो क्या उसको वो डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि चाय तैयार किचन में है। अगर मैं यहाँ नेटवर्क को बोलूँ जाके सर्च करो, ब्राउजिंग करो कि ब्राउन कलर का कोई चीज है, उसने सारी चीजें ढूंढी सर्वर पे जाकर, उसने देखा एक जगह पर एक सर्वर के ऊपर ब्राउन कलर की शुगर रखी हुई है। क्योंकि जब भी हम वेब सर्चिंग करते हैं या ब्राउजिंग करते हैं या गूगल करते हैं, तो वो सिर्फ हमारा सर्वर नहीं देखता, वो दुनिया के सारे सर्वर पे जाके चीजों को सर्च करता है। तो उसका मतलब अगर कोई चीज सर्वर कंपोनेंट पे बनी है, तो वो चीज सर्च करने पे मिल जाएगी। इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक अलग टॉपिक है। तो जो चीज सर्वर कंपोनेंट पे बनी है वो चीज सर्च करने पे मिल जाएगी। इसका मतलब जैसे ही मैं कोई कीवर्ड से सर्चिंग करूंगा और सर्चिंग करके मेरे पास डेटा आएगा, तो उसका मतलब क्या समझ में आया मुझे? इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि सर्वर कंपोनेंट पे अगर कोई चीज बनी है तो वेब पे सर्च करने से वो मिल जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ जाके सर्च करो कोई ब्राउन कलर की चीज है, तो जाके चाय लेके आ जाएगा कि ब्राउन कलर की तो चाय मुझे मिली है। अब वो जाकर ढूंढी तो उसने मिली। अगर चाय बनी नहीं होती किचन में, सिर्फ सामान मेरे पास आता, तो क्या सर्च करने से मिलता? नहीं मिलता। तो इसलिए क्लाइंट कंपोनेंट पे जो चीजें हैं वो कभी भी वेब सर्चिंग पे नहीं आती, वो क्लाइंट के ऊपर ही रेंडर होती हैं, क्लाइंट के ऊपर ही चलती हैं। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये मानी जाती है कि आप सर्वर कंपोनेंट यूज करो, ताकि जब आप कोई वेबसाइट आपकी लाइव हो जाए और कोई जाके इंटरनेट पर सर्च करे तो आपका पेज सर्च करने पे आ जाए। क्लाइंट कंपोनेंट सिर्फ वहां यूज करो जहां पर मजबूरी है, क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट का मतलब है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो रेंडर कर रहा है, तो वो चीज एसईओ फ्रेंडली नहीं होती, मतलब सर्चिंग करते हुए नहीं मिलती। तो ये चीजें जानना बड़ा जरूरी है। तो ये हमें क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेटवर्क बाउंड्री ये सब कंपोनेंट पढ़ लेना। अभी इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई आप ना इस तरह कर सकते हो कि कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट को क्लाइंट बना दो, सबको नहीं बनाओ, सबको सर्वर रहने दो, स्पेसिफिक को क्लाइंट कर लो, जो काम हमने करा है। यूजिंग ए क्लाइंट कंपोनेंट समथिंग समथिंग, ये देखें सारा यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है सारी, आप पढ़ें लिखें देखें। 10 पे आते हैं। 10 पे आने के बाद इन्होंने कहा है नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है व्हाट इज नेक्स्ट जेस, और नेक्स्ट जेस का नेक्स्ट कोर्स है, आप इस पे जाएं। नेक्स्ट जेस बहुत डिटेल में बताई हुई है, 16 चैप्टर है यहाँ पर। और ये 16 चैप्टर अगर आप पढ़ लें तो नेक्स्ट जेस का बड़ा अच्छा डिटेल लेवल आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मेरे सारे कोलिग्स की मेरी काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट थी कि आप एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल बना दें। मेरे पास आज टाइम मैंने बड़ा मतलब निकाला है इस स्पेशल काम के लिए कि मैं आप लोगों के लिए ये बनाकर रख दूं, शेयर कर दूं। तो जितने भी मेरे कोलिग्स हैं, कोई भी आप लोगों को माइग्रेशन करनी है, जो मैंने बताई थी वर्डप्रेस की आपकी वेबसाइट है, आपने किस तरीके से नेक्स्ट पे लानी है और ये सारी चीज़ें किस तरीके से आप मूव करेंगे, इसके बारे में हम कोई और नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे और उसमें हम ये क्वेश्चन आंसर का सेशन भी करेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्लाइंट को पिच करेंगे। ये वाली चीज़ क्लाइंट को पिच करने का मतलब है उसको पूरी एप्लीकेशन रीवेम नहीं करनी, उससे एपीआई लेनी है, सिर्फ फ्रंट एंड रीवेम करना है, सिर्फ इतनी सी चेंजेस ही उसकी एप्लीकेशन को फास्ट कर देगी, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट उसकी रीजन है। सर्वर कंपोनेंट आपको पता है पेज हमारा सर्वर पे बन रहा है, तो जब भी कोई एसईओ पे आगे सर्च करेगा तो पेज सर्वर पे मिल जाएगा। दूसरा नेक्स्ट जस्ट फास्ट है, और बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद है जो सिंगल फ्रेमवर्क में मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।